अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी नेक नाम सुना रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग कहीं और जल रही होती है और धुआं कहीं और से उठता दिखाई देता है। आज मैं आपको जिस केस की रोहतास सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था। इन दिनों में ज़िला गुजरानवाला के थाना सदर में तैनात था। वो मौसम सरमा के दिन थे। जनवरी का महीना दबे कदमों अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां था, यानी इसके ख़त्म होने में चंद रोज़ बाकी थे। वो गालिबन 20 जनवरी की तारीख थी। मैं हस्ब मामूल अपने कमरे में बैठा थानेदारी कर रहा था कि शमशाद अली एएसआई और एक कांस्टेबल इरशाद हुसैन मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया। वो दोनों गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद से आए थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इनकी आमद की गर्ज़ व गायत मालूम की तो एएसआई शमशाद अली ने बताया, मलिक साहब, ये गुमशुदगी का मामला है जनाब। किसकी गुमशुदगी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बंदे का नाम सलीम है सरकार, वो वजाहत करते हुए बोला। सलीम 15 जनवरी से गायब है। आज तो 20 जनवरी है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि सलीम पिछले 5 दिन से लापता है। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन आप लोग वज़ीराबाद से सलीम की तलाश में यहाँ आए हो, जिससे जाहिर होता है कि गुमशुदा बंदे का ताल्लुक भी वज़ीराबाद ही से है। मेरे थाने से इसकी तलाश या गुमशुदगी का क्या वास्ता? बहुत गहरा वास्ता है मलिक साहब, शमशाद अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। ये ठीक है कि सलीम वज़ीराबाद के एक महल्ले निज़ामपुरा का रहने वाला है और वज़ीराबाद के मुताल्लिका थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जनवरी को लिखवाई गई थी, मगर हमारी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक सलीम आपके इलाके से गायब हुआ है, लिहाजा हमें आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। वज़ीराबाद का रिहायशी और मेरे इलाके से गायब हुआ है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बात दरअसल ये है जनाब, एएसआई मुझे मामले की हकीकत से तफसीलन आगाह करते हुए बोला। सलीम वज़ीराबाद का रिहायशी ज़रूर है, मगर वो यहाँ गुजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े एक टेक्सटाइल मिल में काम करता है। वो हफ्तेवार छुट्टी पर ही अपने अहले खाना से मिलने वज़ीराबाद जाया करता था। हफ्ते के बाकी दिन वो इधर ही रहता था। उसने महल्ला शरीफपुरा के एक घर में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वो सांस हमवार करने के लिए थमा और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, 15 जनवरी को इसे वज़ीराबाद जाना था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो इसके अहले खाना को तशवीश हुई, क्योंकि अगले रोज़ यानी कि छुट्टी के दिन इसकी मंगनी तायाजाद जरीना से होने वाली थी। सलीम की अदम दस्तयाबी के बायस घर में अफरा तफरी फैल गई। छुट्टी का दिन जैसे तैसे इसके इंतज़ार में गुजारा गया। अगले रोज़ यानी कि 17 जनवरी को सलीम के घर वालों ने गुजरानवाला आकर फैक्ट्री से इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो 14 जनवरी की दोपहर ही को फैक्ट्री से रवाना हो गया था। इस सूरत हाल ने सलीम के घर वालों की परेशानी को बढ़ा दिया। जब वो 14 जनवरी बरोज़ जुमा फैक्ट्री से रवाना हुआ था तो फिर वो अपने घर वज़ीराबाद क्यों नहीं पहुंचा था? फैक्ट्री वाले इस हवाले से कुछ भी बताने से कासिर थे। जब सलीम की बुरसा की अकल जवाब दे गई तो किसी के मशवरे पर उन्होंने बुध 19 जनवरी को वज़ीराबाद के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और आज हम तफ्तीश के लिए वज़ीराबाद से यहाँ आए हैं। आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर किस किस्म की कोई कार्रवाई तो नहीं की? एएसआई के खामोश होने पर मैंने इस्तफसार किया। जनाब, हम तो सीधे आपके पास हाजिर हुए हैं। शमशाद अली बड़ी फर्माबरदारी से बोला। ये इलाका आपके थाने की हुदूद में आता है। हम आपके इल्म में लाए बगैर कोई कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? ये जिस दौर का वाक़या है, उस ज़माने में थानों और नफरी की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। गुजरानवाला का सनती इलाका मेरे ही थाने की हुदूद में आता था। यह आपने बहुत अच्छा किया कि सीधे मेरे पास चले आए।
मैंने सताइशी नज़र से बारी बारी शमशाद अली और इरशाद हुसैन की तरफ देखा। फिक्रमंद होने की तो ज़रूरत ही नहीं। अगर आपका गुमशुदा बंदा सलीम मेरे इलाके में कहीं भी मौजूद है तो मैं इसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, शमशाद अली जल्दी से बोला। हमें आपसे ऐसे ही ताउन की उम्मीद थी। मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। आप मुझे गुमशुदा सलीम के बारे में सब कुछ तफसील के साथ बताएं ताकि मैं इसकी तलाश के लिए एक मौसल लाहे अमल तरतीब दे सकूं। एएसआई ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में मुझे हालात और वाक़या से आगाह करने लगा। मैं इसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप इस केस के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो जाएं और दौराने सुनने के आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो। जैसा कि आपको मालूम हो चुका, गुमशुदा नौजवान सलीम का ताल्लुक वज़ीराबाद के एक महल्ले निज़ामपुरा से था। वज़ीराबाद को ज़िला गुजरानवाला की तहसील का दर्जा हासिल था और ये दरियाए चनाब के किनारे वाक़ था। वज़ीराबाद की छुरियाँ और चाकू पूरे मुल्क में मशहूर थे। सलीम की उम्र 25 के आसपास थी। वो गंदमी रंगत का हामिल एक मियाना का शख्स था। इसकी फैमिली वज़ीराबाद में रहती थी जबकि वो रिज़्क रोज़गार के सिलसिले में गुजरानवाला के सनती इलाके में आया हुआ था। गुजरानवाला ही के एक महल्ले शरीफपुरा में उसने आर्जी रिहाइश भी इख्तियार कर रखी थी। महल्ला शरीफपुरा मज़कूरा टेक्सटाइल मिल से ज़्यादा दूर नहीं था। इस मिल का नाम स्टार टेक्सटाइल मिल फर्ज कर लेते हैं। सलीम अपने वालिदैन का अकलौता था। इसका बाप शफीक खेती बाड़ी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाता था। सलीम की माँ का नाम फजीलत बीबी था। वाक़यात के मुताबिक 16 जनवरी बरोज़ इतवार सलीम की अपने तायजाद सरीना के साथ मंगनी होने वाली थी। जरीना महल्ला निज़ामपुरा में उसके पड़ोस में ही रहती थी। जरीना का बाप यानी सलीम का ताया हनीफ वज़ीराबाद के मेन बाज़ार में कपड़े की दुकान करता था जिससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। जरीना की माँ जन्नत बीबी एक फरबा और बीमार औरत थी। जरीना भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और अपनी आंख बंद होने से पहले पहले जन्नत बीबी इसको खुशी खुशी रुखसत कर देने की ख्वाहिश रखती थी। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम को हफ्ता 15 जनवरी फैक्ट्री से छुट्टी करके सीधे अपने घर वज़ीराबाद पहुंचना था, जहां अगले रोज़ यानी कि इतवार 16 जनवरी को उसकी मंगनी का प्रोग्राम तय था। मगर वो अपने घर नहीं पहुंच सका था, जबकि फैक्ट्री वालों का बताना ये था कि वो जुमा 14 जनवरी की दोपहर ही को छुट्टी कर गया था। मैंने ये तमाम तर मालूमात अपने जहन में महफूज की और वज़ीराबाद के एएसआई शमशाद अली से पूछा, तुम लोगों ने गुमशुदा सलीम के हवाले से पूछताछ तो की होगी, वो इसकी गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं? हमने हर जाविये से इनसे ढेरों सवाल पूछे हैं, शमशाद अली ने जवाब दिया, मगर वो इस सिलसिले में कुछ भी बताने से कासिर हैं। क्या पहले भी वो कभी इस तरह बगैर बताए गायब हुआ था? नहीं जनाब, एएसआई ने नफी में गर्दन हिलाई। सलीम के घर वालों के मुताबिक इस नौइयत का वाक़या पहली बार पेश आया है। सलीम की किसी से दुश्मनी वगैरह के बारे में वो क्या कहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जनाब, सलीम के बारे में इधर वज़ीराबाद में तो बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, शमशाद अली ने मोतदिल अंदाज में बताया। आज तक इसका किसी के साथ कोई बड़ा झगड़ा या फड्डा नहीं हुआ। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये बंदा कहाँ गायब हो गया? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। कहीं इसे कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? हाँ, ऐसा हो सकता है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमने तमाम हालात आपको बता दिए हैं मलिक साहब। बंदा आपके थाने की हुदूद में गायब हुआ है, इसलिए इसकी तलाश और बाजियाबी के सिलसिले में भी आप ही हमारी मदद करेंगे। बेशक, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। यह दर हकीकत पुलिस डिपार्टमेंट से ताउन होगा। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज की और फिर पूछा, आप लोगों के पास सलीम की कोई तस्वीर वगैरह होगी? ओफ़ो, एएसआई अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी कैसा पागल हूँ, सलीम का फ़ोटो साथ लेकर आया हूँ और अभी तक आपको दिखाया भी नहीं। फिर वो अपने थैले में से एक डायरी बरामद करते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल सलीम की तस्वीर ये है जनाब। डायरी में से उसने एक तस्वीर निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा,
ये देखें मलिक साहब, इस तस्वीर में सलीम भी है। मैंने मज़कूरा तस्वीर उसके हाथ से ले ली। मैंने तस्वीर का मायना जारी रखते हुए एएसआई शमशाद अली से सवाल किया, इनमें से सलीम कौन है? वो जिसने मूंछ दाढ़ी मुंडवा रखी है। वो मेरी मुश्किल आसान करते हुए बोला, इसे क्लीन शेव रहने का बहुत शौक है। हालांकि यार दोस्त इस हवाले से इसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं कि जिसकी मुछ नहीं उसका कुछ भी नहीं, वगैरह वगैरह। और सलीम के साथ ये दूसरा दाढ़ी वाला जवान कौन है? मैंने अब की बार एएसआई शमशाद अली की आंखों में देखते हुए पूछा। ये सलीम का कोई दोस्त है, उसने बताया। इधर गुजरान वाला ही में रहता है और इसका नाम सलीम के घर वालों को नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूँगा कि ये बंदा कौन है और सलीम के साथ इसकी किस किस्म की दोस्ती थी। मैंने मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर एएसआई शमशाद अली की आंखों में देखते हुए इजाफा किया, मुझे 1-2 दिन तफ्तीश के लिए दें। अल्लाह ने चाहा तो मैं सलीम का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, शमशाद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। सलीम के घर वाले इसकी गुमशुदगी से सख्त परेशान हैं। ये तो बात ही परेशानी की है शमशाद अली, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अगर किसी की बकरी गुम हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। ये तो फिर एक जीता जागता जवान जहान इंसान है जिसकी मंगनी होने वाली थी। हमारे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? शमशाद अली ने पूछा। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हम में से कोई आपके पास रुक जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं शमशाद अली, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम 2 दिन बाद मेरे पास आ जाना। अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें कोई खुशखबरी ही सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह, वो उठकर खड़े होते हुए बोला। चलें फिर मलिक साहब। ठीक है, मैंने बारी बारी इन दोनों से मुसाफा करते हुए कहा। वड़ाइच साहब को मेरा सलाम कहना। अच्छा जी, ज़रूर कहूँगा, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। सुफियान वड़ाइच इस थाने का इंचार्ज था जहाँ से एएसआई शमशाद अली और कांस्टेबल इरशाद हुसैन आए थे। इन्हें रुखसत करने के बाद मैं गुमशुदा सलीम के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर में हवलदार नबी बख्श मेरे पास आ गया। उसने शमशाद अली और इरशाद हुसैन के बारे में मुझसे पूछा। मलिक साहब, ये मुलाजिम किसी और इलाके से आए थे ना? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है नबी बख्श, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये एक गुमशुदा बंदे की तलाश में वजीराबाद से यहाँ आए थे। मैंने इसके बाद नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में हवालात के निगरान नबी बख्श को वजीराबादियों की आमद की गर्ज़ व गायत से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, तो इस बंदे को तलाश करने का मिशन कब से शुरू करना है मलिक साहब? हवलदार नबी बख्श बहुत ही मुस्तैद और जोशीला अहलकार था। अक्सर मार्कों में वो मेरे साथ रहा था। मैंने इसकी आंखों में नया अज़म और नई तरंग देखी तो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, नेक कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं होती नबी बख्श, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। पहले किधर का रुख करना है मलिक साहब? स्टार टेक्सटाइल मिस, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। आखिरी मरतबा इस गुमशुदा जवान सलीम को जुमा 14 जनवरी इसी फैक्ट्री में देखा गया था। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम 14 जनवरी को दोपहर में फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था। इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी तफ्तीश का आगाज़ इसी फैक्ट्री से करना चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ सरकार, वो खड़े होते हुए बोला। मैं अभी चंद मिनट में सनती इलाके की तरफ जाने के लिए सवारी का बंदोबस्त करता हूँ। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। मैं इसी लम्हे से तैयार हूँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। हवलदार के जाने के बाद मैं एक बार फिर फ़ोटो के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। जैसा कि मैंने बताया है, वो 2 अफराद का पोर्ट्रेट फ़ोटो था और एएसआई शमशाद अली के मुताबिक सलीम के साथ इसका कोई गुजरान वाला दोस्त था। तस्वीर में ये दोनों जवान खासे खुशगवार मूड में नजर आते थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि दोनों में गहरी दोस्ती है। अगर मैं इस नामालूम और बेनाम दाढ़ी वाले नौजवान को ढूंढ निकालता तो इसकी मदद से बआसानी गुमशुदा सलीम का सुराग लगाया जा सकता था। मैं चंद लम्हात तक सलीम और उसके दोस्त के नक्शो निगार को अपनी याददाश्त में महफूज करने की कोशिश करता रहा और फिर तस्वीर को पलट दिया। अगले ही लम्हे मुझे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ।
तस्वीर के पीछे इस फोटोग्राफर की मोहर ज़ब्त थी, जिससे सलीम और उसके दोस्त ने अपना ये फ़ोटो बनवाया था। इस फोटोग्राफर के स्टूडियो का नाम तस्वीर महल था और एड्रेस रेल बाज़ार का दर्ज था। रेल बाज़ार रेलवे स्टेशन के सामने ही वाक़ था। सलीम की तलाश के सिलसिले में इस फोटोग्राफर को भी चेक किया जा सकता था। तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अगलब इम्कान यही था कि फोटोग्राफर सलीम या उसके दोस्त को बासानी पहचान लेगा। सलीम तक रसाई के लिए ये एक नया रास्ता मिल गया था, लेकिन सबसे पहले मुझे फैक्ट्री जाकर मालूमात हासिल करना थी। इसके बाद ही इन मालूमात की रोशनी में आगे कदम बढ़ाया जा सकता था। जनवरी मौसम सरमा का जोबन शुरू होता है। ये मौसम अक्टूबर के अख्तिताम से शुरू होकर मार्च के आगाज़ तक चलता है, मगर जनवरी में ये अपनी जवानी की बहार दिखला रहा होता है। आजकल फ़ज़ा में ठंड रची बसी थी। दोपहर के बाद मैं हवलदार नबी बख्श के साथ स्टार टेक्सटाइल मिल्स पहुंच गया। थाने से फैक्ट्री तक का सफ़र हमने एक टांगे में तय किया था। मज़कूरा फैक्ट्री मेरे थाने से लगभग 5 मील के फासले पर शहर से बाहर सनती इलाके में वाक़ थी। आजकल तो गुजरानवाला अच्छा खासा फैल गया है और पता ही नहीं चलता कि शहर कब ख़त्म हुआ और कब सनती इलाका शुरू हुआ, लेकिन जब का ये वाक़या है उस ज़माने में आबादी खाल खाल ही नज़र आती थी। स्टार टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक पहुंचने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। गुजरानवाला का सनती इलाका मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की मसनूआत से भरा हुआ है, जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तादाद गालिब नज़र आती है। हम इस वक्त यूनिफॉर्म में थे, लिहाजा हमें हाथों हाथ लिया गया। फैक्ट्री के बाबू ने फ़ौरन हमें अपने कमरे में बुला लिया। यह कमरा फैक्ट्री का ऑफिस था, जहां मालिक के अलावा फैक्ट्री का मुंशी भी मौजूद था। आजकल जिस पोस्ट पर जनरल मैनेजर या अकाउंटेंट या कैशियर वगैरह काम करते हैं, उस ज़माने में ये तीनों पोस्टें एक ही अल्लाह के बंदे के पास होती थी, जिसे उर्फ़ आम में मुंशी कहा जाता था। स्टार टेक्सटाइल मिल्स के मालिक का नाम मेराज-दीन और मुंशी का नाम अब्दुल जब्बार था। रस्मी अलग सलग के बाद बाबू मेराज ने हमारी खातिर तवाज़ु के लिए कोई बंदोबस्त करने का इरादा ज़ाहिर किया था। मैंने उससे हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं बाबूजी, हम अभी थोड़ी देर पहले खाना खाकर थाने से निकले हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? बाबू मेराज अपनायत भरे लहजे में बोला, आप पहली मर्तबा मेरे पास आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, अगर वो पूरा हो गया तो मैं समझूंगा कि हम यहाँ से आपकी दावत खाकर जा रहे हैं। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त तक आपके ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करें थानेदार साहब, बाबू मेराज गहरी संजीदगी से बोला, आपके किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। मुंशी जब्बार भी सोचती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। इससे पहले कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करता, नबी बख्श उठकर खड़ा हो गया और आम से लहजे में बोला, मलिक साहब, आप बाबूजी से बातचीत करें, जब तक मैं घूम फिर कर फैक्ट्री की सैर कर लेता हूँ। बाबू मेराज और इसका मुंशी जब्बार उलझन ज़दा नज़र से हवलदार नबी बख्श को तकने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ। मैं नबी बख्श के तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाकिफ़ था। बाबू मेराज और मुंशी जब्बार से मुज़ाकरात के लिए 2 अफराद की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा इस दौरान में नबी बख्श फैक्ट्री के दीगर मुलाज़मीन से मिलकर सलीम की गुमशुदगी के राज तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। जब भी मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी, नबी बख्श ऑफिस से खारिज हुआ तो मैं दोबारा बाबू मेराज की तरफ मुतवज्जा हो गया और फिर ठहरे हुए लहजे में इसे बताया, बाबूजी, आपकी फैक्ट्री में सलीम नाम का एक बंदा काम करता है। मैं इसके बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए आपके पास आया हूँ। आप इस सलीम की बात तो नहीं कर रहे जो वज़ीराबाद का रहने वाला है? मुंशी ने चौंके हुए लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। वो सलीम अब ना वज़ीराबाद में है और ना ही गुजरानवाला में। क्या मतलब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बाबू मेराज हैरत भरे लहजे में बोल उठा, मतलब ये कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं जिस सलीम का जिक्र कर रहा हूँ वो लापता हो चुका है। बाबू मेराज ने अपने मुंशी की जानिब देखा और उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? क्या सलीम काम पर नहीं आ रहा? फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला,
मलिक साहब, मुझे ये तो पता है कि सलीम मेरी फैक्ट्री में काम करता है, मगर ये खबर नहीं कि वो आजकल आ रहा है या नहीं। ऐसे मामलात की फिक्र और खबर ज़्यादातर फैक्ट्री के मुंशी को ही रखना पड़ती है। मैंने मुंशी जब्बार की तरफ देखते हुए कहा। फिर पूछा, मुंशी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो जल्दी से बोला। मुझे अच्छी तरह याद है कि सलीम जुमे के दिन दोपहर के बाद फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मतलब इस वाक़ये को 6-7 दिन हो गए हैं? बाबू मेराज आंखें हैरत से फैलाते हुए बोला। आज जुमेरात है और कल जुमा, पूरा 1 हफ्ता हो गया इसे गायब हुए। मैं सलीम के लिए गायब नहीं बल्कि गुमशुदा के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा बाबूजी, मैंने बाबू मेराज की आंखों में देखते हुए कहा। सलीम को हफ्ता 15 जनवरी को अपने घर वजीराबाद पहुंचना था और 16 जनवरी को उसकी मंगनी थी, लेकिन जब वो मुकर्ररा दिन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। पहले उन्होंने इसे इधर उधर तलाश करने की कोशिश की। जब हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्री आकर भी उसके बारे में पूछा। इन्हें बताया गया कि वो जुमे की दोपहर फैक्ट्री से चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मजबूरन उसके घर वालों ने वजीराबाद के थाने में सलीम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब वजीराबाद की पुलिस सलीम का सुराग लगाने में नाकाम रही तो उन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया और मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इन सारी बातों का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, बाबू मेराज ने गहरी संजीदगी से कहा और फिर अब्दुल जब्बार की तरफ देखते हुए इजाफा किया। क्यों मुंशी जी, ये क्या माजरा है? सलीम के घर से 2 बंदे मंगल को यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो घर नहीं पहुँचा। मुंशी जब्बार वजाहत करते हुए बोला। मैंने इन्हें हकीकत से आगाह कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो खासे मायूस हुए और वापस चले गए थे। मुंशी जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि जुमा 14 जनवरी के बाद आपने सलीम को नहीं देखा? बाबू मेराज को इस मामले में लाइल्म पाकर मैं मुंशी जब्बार की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। घर वालों के मुताबिक सलीम को हफ्ते की रात घर पहुँचना था। मैंने बदस्तूर मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा। आप बता सकते हैं कि वो 1 दिन पहले यानी जुमे की दोपहर क्यों चला गया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बेजारी से बोला। मैं इतना ही जानता हूँ जितना सलीम ने मुझे बताया था। इसने आपको क्या बताया था? मैं सीधा होकर बैठ गया। इसकी मंगनी वाली बात का तो मुझे पता था, मुंशी वजाहत करते हुए बोला। जुमे की दोपहर को वो मेरे पास आया और कहा कि इसे हफ्ते के बजाय जुमे को छुट्टी दे दी जाए। वो 1 दिन पहले घर जाना चाहता है। मैंने इसकी बात मान ली और 100 रुपये देकर इसे घर जाने की इजाज़त दे दी। इस वक्त बाबू फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। मुझे क्या पता था कि वो कहीं गुम हो जाएगा? ये तो उसके घर वालों को भी पता नहीं था, बाबू मेराज ने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा और फिर पूछा। तुमने सलीम को 100 रुपये किस सिलसिले में दिए थे? जनाब, ये इसके ओवर टाइम के पैसे थे, मुंशी ने जवाबन बताया। पिछले कुछ अरसे से वो ओवर टाइम नहीं ले रहा था। कहता था कि मंगनी के मौके पर सारी रकम एक साथ लेकर ही जाएगा। उसने मांगे, मैंने दे दिए। इस ज़माने में किसी फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह 30 से 70 रुपये माहवार हुआ करती थी। 100 रुपये तनख्वाह को हैंडसम सैलरी समझा जाता था। मुंशी की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक सलीम की तनख्वाह 60 रुपये थी। ये 100 रुपये उसके अलावा थे जो उसने ओवर टाइम करके जमा किए थे। तनख्वाह के हवाले से बयान करदा रकम का सुनकर आपको हैरत तो हो रही होगी। आजकल इतनी रकम में एक शख्स ढंग से एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, मगर इस ज़माने में इतनी महंगाई और अफरा तफरी नहीं हुआ करती थी। आपको यकीन आए या ना आए, मगर ये एक हकीकत है कि सस्ताई के इस दौर में एक मुतवस्सित घराने का महीने भर का राशन 15 से 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये में आ जाया करता था। मैंने मुंशी जब्बार से पूछा, आपका जहन क्या कहता है? सलीम कहाँ गया होगा? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो जल्दी से बोला। मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं। मुमकिन है कि इसे कोई हादसा पेश आ गया हो, बाबू मेराज ने तशवीश भरे लहजे में कहा। दौलत बहुत बुरी चीज़ है। हो सकता है कि कोई जुराइम पेशा शख्स उसके पीछे लग गया हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं निकल गया हो, मुंशी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा। जब इसका दिल चाहेगा वापस आ जाएगा। ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। ये तो आपके इल्म में भी है,
कि सलीम की पिछले इतवार को मंगनी होने वाली थी और उसने इसी मंगनी के लिए ओवरटाइम की रकम भी जमा कर रखी थी। लिहाजा वो फैक्ट्री से छुट्टी के बाद वजीराबाद अपने घर के सिवा और कहीं नहीं जा सकता था। मेरी समझ में तो कुछ और ही आ रहा है, बाबू मेराज ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। सलीम के घर वालों के मुताबिक इसे हफ्ते को घर पहुंचना था, जबकि इसने जुमे की दोपहर फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। ये मुमकिन है कि उसके जहन में घर जाने से पहले कोई और प्रोग्राम हो। आपकी बात में वजन है बाबूजी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन इसके जहन में कौन सा दूसरा प्रोग्राम था, ये तो वही बता सकता है, मगर वो मंजर से गायब हो चुका है। अब यही हो सकता है कि इन लोगों से पूछताछ की जाए जिनके साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना था। मैं ये कोशिश करके देख चुका हूँ, मुंशी जब्बार ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मंगल के रोज़ जब उसके घर से बंदे उसका पूछने यहाँ आए थे तो मैंने ये काम किया था, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ। फैक्ट्री में जिन मुलाजमीन के साथ उसकी ज़्यादा बातचीत थी, मैंने इनसे कई सवालात किए हैं, मगर इनमें से कोई इसके प्रोग्राम से वाकिफ नहीं। सबको बस इसकी मंगनी का इल्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मुझे पता चला है कि वो इधर ही किसी महल्ले में रहता था। मुमकिन है कि वहाँ किसी को मालूम हो कि वो कहाँ गया है। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि सलीम गुजरानवाला के महल्ले शरीफपुरा में रहता था, लेकिन मैंने अभी दानिस्ता इसका जिक्र नहीं किया था। मुंशी ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ किसी को इसके बारे में पता हो। वो इधर करीब ही महल्ला शरीफपुरा में रहता था। बिलाल मस्जिद के करीब ही वो घर है जहाँ उसने रिहाइश रखी हुई थी। ये एक और काम की बात मालूम हो गई थी। मैंने मज़ीद 15-20 मिनट तक मुंशी और बाबू मेराज से मुख्तलिफ जावियों से सवालात किए। मौजू सलीम और उसकी गुमशुदगी ही था, लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सुराग हाथ न लग सका जिसके सहारे मैं इस तक रसाई हासिल कर पाता। फैक्ट्री को छोड़ने से पहले मैंने इन मुलाजमीन से भी पूछगछ की जो सलीम के साथ फैक्ट्री में काम करते थे, मगर नतीजा सिफर के बराबर ही बरामद हुआ, यानी कोई हौसला अफजा बात मालूम न हो सकी। मैंने वो तस्वीर भी सबको दिखाई जिसमें सलीम अपने किसी दाढ़ी वाले दोस्त के साथ मौजूद था, लेकिन इनमें से कोई भी इस बारिश गुजरान वालिए को नहीं जानता था। फैक्ट्री में अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैं हवलदार नबी बख्श के साथ शरीफपुरा की जानिब रवाना हो गया। शरीफपुरा गुजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हम जिस टांगे में बैठकर फैक्ट्री आए थे, इसी में शरीफपुरा पहुंच गए। मस्जिद बिलाल के पास वो घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक बेवा अल्लाह रखी का मकान था जिसके 2 पोर्शन थे, जिनमें से एक में वो खुद रहती थी और दूसरा उसने किराए पर दे रखा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक कमर खमीदा औरत दरवाजे पर आई। उसने आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रखा था। सर के बाल सफ़ेद और उम्र मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से ज़्यादा थी। ऐनक के बावजूद भी उसने आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए बेजारी से पूछा, कौन है? एक बात वाज़ेह हो गई कि ऐनक के बावजूद भी उसे ठीक तरह से नज़र नहीं आता था। जब भी उसने पहचानने की कोशिश की थी, हम उसके लिए अजनबी थे, लिहाजा इस कोशिश का कोई जवाब नहीं बनता था। मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, अम्मा, मैं थाना सदर का इंचार्ज मलिक सफदर हयात हूँ। हम एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आए हैं। हाय रब्बा, पुलिस? वो तशवीश भरे लहजे में बोली, आज तक पुलिस मेरे दरवाजे पर नहीं आई। अल्लाह खैर करे, मामला क्या है? अल्लाह तो अपने बंदों पर खैर ही करता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मामला जो भी है, यहाँ गली में खड़े खड़े बयान नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? हाँ जी, आप अंदर आ जाएं, वो जल्दी से बोली। हम अल्लाह रखी के घर में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम घर के सहन में धूप में बैठे थे। धूप में अगरचे वो जून जुलाई वाली हिद्दत नहीं थी, ताहम मौसम की मुनासबत से ये नर्म और मीठी धूप भी खासी सुकून बख्श और खुशगवार महसूस हो रही थी। थानेदार पुत्र, अल्लाह रखी अपनी कमर को टटोलते हुए बोली, रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकूंगी। हम तुमसे यहाँ अपनी खिदमत कराने नहीं आए अल्लाह रखी, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। अगर तुम मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है।
कुछ बताएं तो सही जी, आखिर ये चक्कर क्या है? वो टटोलने वाले अंदाज में बोली। आप किस सिलसिले में तफ्तीश करते फिर रहे हैं? सलीम के सिलसिले में, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाय मैं मर जावां, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली। क्या हुआ है सलीम को? यही पता करने तो निकला हूँ कि सलीम के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा, वो तुम्हारा किराएदार था ना? आप सलीम को आप सलीम को किराएदार था क्यों कह रहे हैं थानेदार जी? वो चौंके हुए लहजे में बोली। वो मेरा किराएदार है, अभी वो अपने घर वजीराबाद गया हुआ है। तुम्हारी बात इस हद तक ठीक है कि वो अपने घर गया था, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मगर अफसोसनाक बात यह है कि वो वजीराबाद पहुंचा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अल्लाह रखी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अभी इसकी फैक्ट्री से आ रहा हूँ। फैक्ट्री वालों के मुताबिक वो पिछले जुमे को दोपहर के वक्त छुट्टी करके गया था। पीर को उसे वापस आना था और आज जुमेरात है, वो अभी तक लौटा नहीं। इसके घर वालों ने इधर वजीराबाद में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। वजीराबाद पुलिस ने इसे वहाँ ढूंढ लिया है, मगर वो मिला नहीं। इनका ख्याल है कि सलीम गुजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। मैं इसकी तलाश के सिलसिले ही में निकला हुआ हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो पिछले जुमे को यहाँ से गया है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। जुमे की सुबह जब वो फैक्ट्री जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो फैक्ट्री से सीधा वजीराबाद चला जाएगा। उसने अपनी वापसी के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? मैंने एक अहम सवाल किया। जी हाँ, मुझे भी पीर के दिन ही वापस आने को कहा था, अल्लाह रखी ने जवाब दिया। जब वो पीर को वापस नहीं आया तो तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई थी? जी नहीं, अल्लाह रखी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और फिर वजाहत करते हुए बोली। वो मंगनी करने घर जा रहा था। ऐसे खुशी के कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है, मैं इसकी तरफ से मुतमईन थी। देर सवेर एक आध दिन की तो समझ में आती है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपने घर पहुंचा ही नहीं। वो कहाँ जा सकता है? वो गहरी फिक्रमंदी से बोली। यही जानने के लिए तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। शायद सफदर को उसके बारे में कुछ पता हो, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। सफदर? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये कौन है? सफदर सलीम का बड़ा गहरा दोस्त है जी, अल्लाह रखी ने बताया। उधर उसके साथ ही रहता है। दोनों ने मिलकर मेरे घर का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ है। अल्लाह रखी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मैंने वो तस्वीर निकाल कर इसे दिखाई जो वजीराबादी एएसआई शमशाद अली ने मुझे दी थी। फिर पूछा, क्या इस फोटो में सलीम के साथ सफदर ही है? उसने बड़ी बारीक बीनी से मज़कूरा फोटो का जायज़ा लिया। ये बारीक बीनी इसकी नज़र की कमज़ोरी के बायस थी। चंद लम्हात के मुआयने के बाद उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सलीम को तो मैंने पहचान लिया है, लेकिन इसके साथ जो दाढ़ी वाला है, ये पता नहीं कौन है। तुम्हारा मतलब है कि ये सफदर नहीं? मैंने इसके हाथ से तस्वीर वापस लेते हुए पूछा। नहीं जी, सफदर की दाढ़ी नहीं है, उसने मजबूत लहजे में कहा, और अगर दाढ़ी होती भी तो मैं इसे पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे घर में रहता है, रोज़ाना 2-3 मरतबा उसे देखती हूँ। हाँ, लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने संजीदगी से कहा, सफदर इस दाढ़ी वाले बंदे को ज़रूर जानता होगा, आप इससे पूछ कर देखें। सफदर इस वक्त कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। अभी तो वो काम पर गया हुआ है, अल्लाह रखी ने बताया, शाम को वो वापस आएगा। ये बात मुझे मालूम थी कि तस्वीर में सलीम के साथ नजर आने वाले दाढ़ी वाले बंदे का ताल्लुक गुजरानवाला ही से था। मैंने अल्लाह रखी से पूछा, सफदर कौन सी फैक्ट्री में काम करता है? अगर सफदर भी सलीम के साथ स्टार टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहा होता तो बाबू मेराज या मुंशी जब्बार में से कोई ज़रूर उसका जिक्र करता। मैंने फैक्ट्री के दीगर मुलाजमों से भी पूछताछ की थी, लेकिन किसी की भी ज़बान पर सफदर का नाम नहीं आया था। इसका एक ही मतलब था कि सफदर किसी और कारखाने में काम करता था। अल्लाह रखी के जवाब ने मेरे इन ख्यालात की तस्दीक कर दी। कारखाने का नाम तो मुझे पता नहीं जी, पर ये जानती हूँ कि वहाँ सिल्वर के बर्तन बनते हैं और ये कारखाना उधर बर्फ़ खाने के साथ ही है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कारखाने जाकर सफदर से मुलाकात कर लेता हूँ। अल्लाह रखी ने अभी जिस बर्फ़ खाने का जिक्र किया था वो इस तरफ आते हुए मैंने रास्ते में देखा था। बर्फ़ खाने से मुराद बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री थी जो इन दिनों बंद थी। इस ठंडे ठार मौसम में किसी को बर्फ़ की तलब नहीं थी,
इस ज़माने में फ्रिज का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, लिहाजा मौसम गर्मा में बर्फ़ खाने खूब चलते थे। अल्लाह रखी ने सिल्वर के बर्तनों वाले कारखाने का जिक्र किया था। यहाँ सिल्वर से मुराद चांदी नहीं बल्कि एल्युमिनियम के बर्तन हैं। इस ज़माने में इस धातु के बर्तन नए नए आए थे। एल्युमिनियम के रंग की वजह से इन्हें सिल्वर के बर्तन कहा जाता था। मैं रुखसत होने लगा तो अल्लाह रखी ने कहा, थानेदार साहब, अगर आपको सलीम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताएं। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ है, आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। हाँ अल्लाह रखी, ये बात तो है ही परेशानी वाली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इधर वजीराबाद में उसके घर वाले परेशान बैठे हैं और इधर हम इसकी तलाश में जगह जगह की खाक छानते फिर रहे हैं। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। तुम भी आसपास नज़र रखना, सलीम के बारे में कोई भी बात पता चले तो मुझे बताना, मैं कल फिर इधर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा जी, उसने बस इतना कहा और हमें रुखसत करने दरवाजे तक आई। बर्फ़ खाने के नज़दीक बर्तनों वाला वो कारखाना तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ अल्लाह रखी के मुताबिक सलीम का दोस्त सफदर काम करता था। एल्युमिनियम के बर्तन तैयार करने वाला वो कारखाना पूरी तरह जाग रहा था। मतलब ये कि इसमें मशीनों का अच्छा खासा शोर सुनाई दे रहा था। मैंने वहाँ की शिफ्ट इंचार्ज इनायत शाह से मुलाकात की। इनायत शाह सुपरवाइज़र किस्म का बंदा था और फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों की से पूरी तरह खबर थी। इनायत शाह ने हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ बिठाया और जब मैंने अपनी आमद की कर्ज़-ओ-क़ायद से उसे आगाह किया तो उसने बताया, थानेदार साहब, सफदर दोपहर तक तो कारखाने में मौजूद था, इसके बाद ही छुट्टी लेकर गया है। छुट्टी लेकर गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ गया है वो? ये तो मुझे भी पता नहीं, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। कह रहा था कि कोई ज़रूरी काम है, अब तो वो कल सुबह ही काम पर आएगा। ज़रूरी काम? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। अल्लाह रखी के मुताबिक वो काम पर गया हुआ था और इसकी वापसी शाम को होना थी, मगर वो किसी ज़रूरी काम की खातिर आज दोपहर ही को फैक्ट्री से निकल गया था। पता नहीं वो किस ज़रूरी काम से कहाँ निकल गया था। बात क्या है थानेदार साहब? मुझे सोच में डूबा देखकर इनायत शाह ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है शाह जी। क्या सफदर के साथ कोई गड़बड़ हो गई है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने सवाल दाग दिया। सफदर का तो मुझे पता नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मगर इसके दोस्त के साथ यकीनन कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। कौन दोस्त? उसकी उलझन तो चंद हो गई। मैं सलीम की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए बताया। सलीम और सफदर शरीफपुरा में एक बेवा अल्लाह रखी के घर में किराएदार की हैसियत से रहते थे। उसने इस्तिजाबी अंदाज में मुझे देखा। मैंने इसकी निगाहों का मफ़हूम फ़ौरन समझ लिया और उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, शाह जी, रहते थे से मेरी मुराद ये है कि कुछ अर्सा पहले तक ये दोनों अल्लाह रखी के किराएदार थे, मगर पिछले जुमे से सलीम पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका है। मैं इसी की तलाश के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ कि सफदर को सलीम की गुमशुदगी के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, इसीलिए मैं इससे पूछगछ करने यहाँ आया हूँ। ये तो मुझे पता है जनाब कि सफदर अपने किसी दोस्त के साथ शरीफपुरा में रहता है, मगर इसके दोस्त की गुमशुदगी का मुझे इल्म नहीं। इनायत शाह ने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे तो इसका नाम तक मालूम नहीं, अभी आपकी ज़बानी पता चला है कि सफदर जिस बंदे के साथ रहता था उसका नाम सलीम है। ठीक है शाह जी, मैं उठकर खड़ा हो गया। ये बात अभी अपने तक ही रखना, मैं कल फिर इधर आऊँगा और सफदर से पूछगछ करूँगा। मुझे यूँ महसूस होता है कि वो सलीम की गुमशुदगी के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। क्या सफदर से भी इस बात का जिक्र नहीं करना? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मतलब ये कि सफदर को आपकी आमद के बारे में बताऊं या नहीं? नहीं, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, इसे भी नहीं, इसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसे मिलने आने वाला हूँ। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म, वह फर्मा बरदारी से बोला। मैंने रुखसत होने से पहले इनायत शाह से दरियाफ्त किया, ये सफदर किरदार का कैसा बंदा है? ठीक ठाक है जी, वो सादा से लहजे में बोला, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं।
کام کے معاملے میں وہ بالکل جن کی طرح ہے، قد چھوٹا اور کارکردگی بڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، برتن بنانے کا کام کوئی آسان نہیں، مگر جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی کسی حرکت سے بیزاری یا تھکاوٹ ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انسان کو اسی طرح محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، شاہ جی، آپ کو تو صفدر سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی الجھن زدہ نظر کے جواب میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے شاہ جی کہ فیکٹری کے دوسرے ملازمین کے ساتھ صفدر کے کیسے تعلقات ہیں؟ کیا انہیں کبھی صفدر سے کوئی شکایت ہوئی؟ جی بالکل نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، آج تک صفدر کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب اسے پسند کرتے ہیں۔ صفدر کی ذات کے حوالے سے میں نے شاہ جی سے محض اس لیے پوچھا تھا تاکہ اس کے مزاج اور عادت کا اندازہ لگا سکوں۔ ہم ایلومینیم کے برتنوں والے کارخانے سے نکل کر ٹانگے میں بیٹھے تو حوالدار نبی بخش نے کہا، ملک صاحب، شام ہونے والی ہے۔ ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور سردی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ملک صاحب، اللہ رکھی نے بتایا تھا کہ صفدر شام کو گھر آئے گا، نبی بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اللہ رکھی کے گھر کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ صفدر ہمیں وہاں مل جائے۔ حوالدار کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کوچوان کو ٹانگا واپس موڑنے کو کہا، اگرچہ صفدر آج دوپہر کو کسی ضروری کام سے چھٹی لے کر کارخانے سے چلا گیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ضروری کام نمٹانے کے بعد واپس گھر آ گیا ہو۔ اس وقت تو ہم اس کے گھر کے قریب ہی موجود تھے، لہٰذا اسے دوبارہ چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر وہ مل جاتا تو صبح دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس امر میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو بھی ہوتا ہے انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر، اللہ رکھی کے گھر کا دوسرا پھیرا بھی ناکام ہی رہا۔ صفدر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اب کل سے پہلے اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ ہمارا ٹانگا جی ٹی روڈ پر صنعتی علاقے سے تھانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچے تو میں نے کوچوان سے ریل بازار کی طرف چلنے کو کہا۔ میں لگے ہاتھوں فوٹو والے معاملے کو بھی نپٹا لینا چاہتا تھا۔ تصویر محل فوٹوگرافر کی دکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ دکان مین ریل بازار ہی میں تھی۔ تصویر محل کے مالک خورشید بزمی نے بڑی اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی شکل اس دور کے ایک فلمی ہیرو سے بہت ملتی تھی۔ خورشید بزمی ایک خوش پوش اور نفیس انسان تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر مجھ سے وہ فوٹو لے کر اپنے رجسٹر میں کچھ چیک کرنے لگا۔ اس کے انہماک سے سنجیدگی جھلکتی تھی۔ مذکورہ فوٹو کے پیچھے تصویر محل فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی اور لگ بھگ 1 سال پہلے کی تاریخ بھی درج تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق خورشید بزمی اسی تاریخ کی مدد سے اپنے رجسٹر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ خورشید بزمی نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، تصویر میں نظر آنے والے ان دونوں افراد کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا اور نہ ہی ان کے ناموں کے حوالے سے وثوق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہوں، البتہ ان کے بارے میں میرے رجسٹر میں صرف اتنی سی معلومات درج ہیں، اصغر علی، محلہ کنگنی والا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خورشید بزمی نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، سر، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی خطرناک بات تو نہیں؟ خطرناک بات ہے بھی اور نہیں بھی، میں نے اس سے تصویر کی پشت پر اصغر علی محلہ کنگنی والا کے الفاظ درج کرتے ہوئے کہا، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس معاملے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، کوئی اعتراض نہیں ہے بزمی صاحب، میں نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح
मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने सलीम के चेहरे पर उंगली रखते हुए कहा, इस बंदे का नाम सलीम है, ये वजीराबाद का रहने वाला है और उधर इंडस्ट्रियल एरिया की एक टेक्सटाइल मिल्स में मुलाजमत करता है। इसने शरीफपुरा के एक घर में रिहाइश इख्तियार की हुई है। जबकि मैंने थोड़ी देर के लिए रुककर एक ठंडी सांस खारिज की और बात को आगे बढ़ाते हुए दाढ़ी वाले जवान के चेहरे पर उंगली रख दी और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बंदे के बारे में पता चला है कि ये सलीम का गहरा दोस्त है और इधर गुजरानवाला ही का रहने वाला है। और ख़तरनाक बात यह है कि सलीम पिछले जुमे की दोपहर से गायब है। ओह! खुर्शीद बज़मी ने मुतासिफाना अंदाज में होंठ सुकेड़े और गहरी संजीदगी से बोला, ये तो वाकई तशवीशनाक मामला है। मैं इस वक्त सलीम की तलाश में निकला हुआ हूँ। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो गुजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। अगर मैं किसी तरह इस दाढ़ी वाले बंदे तक रसाई हासिल कर लूँ तो मुझे यकीन है सलीम का सुराग भी मिल जाएगा। जब कोई हमारे पास तस्वीर बनवाने आता है तो वो रजिस्टर में मैं उसका नाम, तारीख और पता ज़रूर नोट कर लेता हूँ। खुर्शीद बज़मी ने बताया, इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। अगर कोई ग्राहक अपनी वही तस्वीर दोबारा बनवाना चाहे तो सीरियल नंबर की मदद से मैं फ़ौरन उसका नेगेटिव ढूंढ लेता हूँ। आपकी ये एहतियात और पेशावराना जिम्मेदारी इस वक्त काम आ रही है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर मैं गलती पर नहीं तो दाढ़ी वाले इस जवान का नाम असगर अली होना चाहिए और इसकी रिहाइश यकीनी तौर पर कंगनी वाला में होगी। सर, मेरी दुआ है कि आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त हो। खुर्शीद बज़मी बड़ी खुलूस दिल से बोला, इस तरह आपको असगर अली तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। महल्ला कंगनी वाला कोई ज़्यादा बड़ा महल्ला नहीं है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ बज़मी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, कंगनी वाला मेरा अच्छी तरह देखा भाला हुआ है। मैं सुबह उधर का रुख करूँगा, आगे जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी सर। फोटोग्राफर ने पूरे तयक्कुन से कहा, मैं आपके और सलीम के हक़ में दुआ करूँगा। मैंने खुर्शीद बज़मी का शुक्रिया अदा किया और उसकी दुकान से निकल आया। जब हमारा टांगा थाना सदर पहुंचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो 20 जनवरी की एक ठंडी ठार और यकबस्ता रात थी। मैं गर्म लिहाफ के अंदर दुबका आज दिन भर की मसरूफियात पर गौर कर रहा था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ गुमशुदा सलीम का सुराग लगाने में गुजरा था। मैं इस तक रसाई हासिल करने में तो कामयाब नहीं हुआ, ताहम इस सिलसिले में चंद अहम पेशरफ्त हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि कल का मामला किसी नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो जाएगा। मैंने हमेशा 2 चीज़ों पर भरोसा किया है, नंबर 1 कुदरत की हिमायत और मदद और नंबर 2 अपनी मेहनत। किसी भी केस की तफ्तीश के दौरान मैं खुलूस नीयत के साथ जी जान से मेहनत और कोशिश करता हूँ और नताइज को अल्लाह पर छोड़ देता हूँ। मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझे किसी भी महाज पर शर्मिंदा या नाकाम नहीं किया। मैं कुदरत की इस नवाजिश और अता पर जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। जब तक फोटोग्राफर खुर्शीद बज़मी से मुलाकात नहीं हुई थी, मेरा प्रोग्राम यही था कि सुबह सबसे पहले मैं सफदर के कारखाने जाकर इससे मुलाकात करूंगा। मगर अब मैंने कल के प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली कर ली थी। अगलब इम्कान इसी बात का था कि तस्वीर में सलीम के साथ मौजूद दाढ़ी वाले बंदे का नाम असगर अली होगा और वह कंगनी वाला में रहता होगा। मौजा कंगनी वाला मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर थाने से जीटी रोड पर सीधे लाहौर की सिमत जाएं तो कंगनी वाला 1-1.5 मील के फासले पर पड़ता था। ये एक छोटा सा गांव था जो सड़क की दोनों जानिब आबाद था। मैंने अगली सुबह पहले असगर अली को चेक करने का फैसला किया और ख़ुद को नींद की वादी में उतार दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुदरत की छोटी से छोटी जुम्बिश भी मसलिहत से खाली नहीं होती। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो पता चला कि कोई पहले से मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, कौन है? जनाब, एक छोटे कद का दुबला पतला बंदा है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। अपना नाम सफदर बताया है उसने और वो आपसे मिलने आया है। सफदर? बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। इसे फ़ौरन अंदर भेजो।
सफदर के नाम पर मेरे जहन में रोशनी का एक तेज झमाका हुआ था और मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये वही सफदर होगा जो गुमशुदा सलीम का खांडीबाल और बेवा अल्लाह रखी का किराएदार था। जब भी मैंने इसे फौरन अपने पास बुला लिया था। कांस्टेबल ने इसका नाम बताने के साथ ये भी इजाफा किया था कि वो छोटे कद का दुबला पतला बंदा है। कल बर्तनों वाले कारखाने में जब मेरी मुलाकात शिफ्ट इंचार्ज इनायशा से हुई थी तो उसने भी सफदर की पस्ता कामती का जिक्र किया था। इसके साथ ही इनायशा ने इसे जिन का खिताब भी दिया था। थोड़ी ही देर के बाद सफदर नामी वो बंदा मेरे सामने मौजूद था। मैंने कांस्टेबल को जाने का इशारा करते हुए सफदर को बैठने के लिए कहा। वो बड़ी फर्माबरदारी से मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। सफदर की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान रही होगी, ताहम वो कद काठ के एतबार से 20 से ज़्यादा का दिखाई नहीं देता था। मैंने चंद लम्हात तक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लिया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही सफदर हो जो सलीम के साथ अल्लाह रखी के मकान में किराए पर रहता है? जी हाँ। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप कल अल्लाह रखी के घर आए थे और कारखाने जाकर भी मेरे बारे में पूछा था। तुम ना तो घर पर मिले और न ही कारखाने में। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इनायशा ने तो मुझे बताया था कि तुम दोपहर के बाद किसी ज़रूरी काम का बताकर कारखाने से चले गए थे। ऐसे कौन सा काम पड़ गया था तुम्हें? ये भी तो बताओ कि तुम गए कहाँ थे? मेरे ताबड़तोड़ सवालात से वो घबरा गया और फिर जल्दी से संभलते हुए बोला, जनाब, आप मेरी नीयत पर तो शक ना करें। मैं दरअसल सलीम की तलाश में निकला हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, अल्लाह रखी ने मुझे बताया था कि आप सलीम की तलाश में उसके घर पूछगछ करने गए थे और जब मैं घर में नहीं मिला तो आपने अल्लाह रखी से मेरे कारखाने के बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि आप कल दोबारा यानी कि आज मेरे पास आएंगे। मैंने सोचा कि खुद ही आपके पास आ जाता हूँ। मैं आज कारखाने नहीं गया और सीधा आपसे मिलने आ गया हूँ। ये तो तुमने बहुत नेकी का काम किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तुम नहीं आते तो मैं ज़रूर तुम्हारी गर्दन दबोचने शरीफपुरा पहुंच जाता। थानेदार साहब, मैं सलीम की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। आप भी इसी को तलाश कर रहे हैं? इसका कुछ पता चला? वो सलीम के हवाले से उल्टा मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम सलीम के लिए कब से परेशान हो? परेशानी और फिक्रमंदी अगरचे उसके चेहरे से मुतरश्शे थी, ताहम मैं फिर भी इसे घिसने का इरादा रखता था। वो मेरे तुंद सवाल के जवाब में बोला, परेशान तो मैं पिछले 2-3 दिन से हूँ थानेदार साहब। वो पीर को वापस आने का कहकर अपने घर वजीराबाद गया था, मगर अभी तक वापस ही नहीं आया। कल मैं इसी की तलाश में निकला था। सलीम ना तो अपने घर पहुंचा है और न ही इसका कोई पता चल रहा है। मैंने कहा, तुम इसको ढूंढने कहाँ गए थे? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो। फिर इसकी आंखों में देखते हुए मैंने तंबीही अंदाज में इजाफा किया, अगर तुमने मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश की तो ये तुम्हारे हक में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सलीम की गुमशुदगी के हवाले से मशकूक अफराद की फहरिस्त में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। अगर तुम्हारी कोई गलत बयानी मेरी पकड़ में आ गई तो सीधे जेल जाओगे। थानेदार जी, सलीम मेरा जिगरी यार है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका पता चल जाए, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला। इसलिए आपसे किसी झूठ और फरेब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खामखा मेरी नीयत पर शक न करें। नीयत का अहवाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है और पुलिस का काम शक के बगैर चलता नहीं, मैंने ठोस अंदाज में कहा। लिहाजा मैं तुम्हारी ज़ात को उस वक्त तक शक की नज़र से देखने पर मजबूर हूँ जब तक सलीम का सुराग नहीं मिल जाता और तुम इसकी गुमशुदगी में किसी भी तौर मुलविस पाए नहीं जाते। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, वो गर्दन को इस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। आप बेफिक्र हो जाएं और हर मामले में आपको मेरे हाथ साफ ही नजर आएंगे। इसकी बात वजन से खाली नहीं थी और चेहरे के तासुरात से भी यही लगता था कि वो किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं ले रहा था। ताहम मुझे तफ्तीशी अमल को भी मुकम्मल करना था। मैंने चंद लम्हात तक उसे सोचती हुई नज़र से देखने के बाद गहरी संजीदगी से सवाल किया, मेरे बेफिक्र होने से काम नहीं चलेगा सफदर। सलीम को हस्बे प्रोग्राम पीर की सुबह गुजरानवाला पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। तुम इतने दिन तक हाथ पर हाथ रखे बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें कल ही उसकी तलाश का ख्याल क्यों आया? जनाब,
वो मंगनी कराने अपने घर वजीराबाद गया था। वो वजाहत करते हुए बोला, ऐसे कामों में एक आध दिन की देर सवेर तो हो ही जाती है। पीर और मंगल के दिन तो मैं इसकी तरफ से ज़्यादा परेशान नहीं था। बुध को मुझे तशवीश हुई कि वो कहाँ रह गया है। फिर कल सुबह जुमेरात को मैं इसे ढूंढने निकला था। कहाँ? तुम सलीम की तलाश में किस तरफ गए थे? मैंने तेज़ लहजे में पूछा। पहले मेरे जहन में यह ख्याल आया था कि मैं वजीराबाद जाकर उसके बारे में पता करूं, उसने बताया, लेकिन ये काम किसी छुट्टी के दिन ही हो सकता था। चुनांचे पहले मैंने इसे गुजरानवाला ही में तलाश करने का सोचा और कल दोपहर में कारखाने से छुट्टी करने के बाद मैं गोशी के पास चला गया था। गोशी? ये कौन है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गोशी सलीम का दोस्त है जी, वो वजाहत करते हुए बोला। इधर ही ज़ेबाइश मिल्स में काम करता है। ज़ेबाइश मिल्स एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जहाँ पर आला दर्जे का रेशमी कपड़ा तैयार होता था। ये ज़ेबाइश मिल मेरे थाने और कंगनीवाला के दरमियान जीटी रोड के किनारे वाक़ थी। सलीम भी एक टेक्सटाइल मिल्स ही में काम करता था, लिहाजा इनकी दोस्ती समझ में आती थी। गोशी के नाम से मुझे सलीम तक पहुंचने का एक नया लिंक मिल गया था। क्या गोशी भी वजीराबाद ही का रहने वाला है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। गोशी का घर कारखाने के नज़दीकी एक महल्ले में है। कौन से महल्ले में? मैंने पूछा। इस इलाके में जीटी रोड की दोनों जानिब मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियाँ थीं, जिनके अगले हिस्से में कहीं कहीं रिहायशी आबादियाँ भी थीं जो छोटे छोटे महलों की सूरत में थीं। सफदर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो कंगनीवाला में रहता है जी। सफदर के जवाब ने मुझे एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, इस गोशी का असल नाम क्या है? मेरा ध्यान आपो आप असगर अली की तरफ चला गया था। फोटोग्राफर खुर्शीद बज़मी ने सलीम के साथी दोस्त का नाम असगर अली बताया था, जो कंगनीवाला का रहने वाला था। सफदर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मुझे उसके असली नाम का तो पता नहीं जनाब, बस मैं इसे गोशी के नाम ही से जानता हूँ। ज़ेबाइश मिल में गोशी से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? मैंने इस्तफसारिया नज़र से उसे देखा। वो सलीम के बारे में क्या बताता है? गोशी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। वो कल फैक्ट्री आया ही नहीं था। वहाँ से मुझे पता चला कि इसे बुखार है। तो तुम्हें इसके घर अयादत के लिए जाना चाहिए था, मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा। कंगनीवाला ज़ेबाइश मिल से ज़्यादा दूर तो नहीं? बात दूर और नज़दीक की नहीं थानेदार साहब, वो बेबसी से बोला। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सलीम के दोस्त गोशी का घर कंगनीवाला में है, लेकिन मैंने इसका घर नहीं देखा। घर क्या? मैंने तो गोशी को भी नहीं देखा। क्या? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सफदर की बात सुनकर मैं उछल पड़ा था। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो मेरी हैरत को खातिर में न लाते हुए बड़ी मासूमियत से बोला। बस सलीम की ज़बान से इसका तज़किरा ही सुना है। सलीम पहले ज़ेबाइश मिल्स में काम करता था, फिर एक साल पहले जब इसे वहाँ से निकाल दिया गया तो वो इस फैक्ट्री में आ गया था जहाँ अभी काम करता है। गोशी उसी ज़माने में सलीम का दोस्त बना था। सलीम अक्सर उसका जिक्र करता रहता था, लेकिन मेरी कभी गोशी से मुलाकात नहीं हुई। मैं इसीलिए कल गोशी से मिलने आया था कि शायद इसे सलीम के बारे में कुछ पता हो, मगर गोशी कल फैक्ट्री आया ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि तुमने अभी तक गोशी की शक्ल भी नहीं देखी। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, ठहरो मैं तुम्हें गोशी की शक्ल दिखाता हूँ। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वह हैरत से आंखें फाड़कर मुझे तकने लगा। क्या आपने गोशी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर रखा है? ऐसा ही समझ लो, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा और मैं इसकी दराज की जानिब हाथ बढ़ा दिया। दरअसल मैं सफदर को वो फ़ोटो दिखाना चाहता था जिसमें गुमशुदा सलीम अपने एक दाढ़ी वाले दोस्त के साथ नज़र आ रहा था। अभी तक इस दाढ़ी वाले जवान का नाम नहीं मालूम हो सका था, ताहम तस्वीर महल स्टूडियो के मालिक खुर्शीद बज़मी के मुताबिक तस्वीर बनवाते वक्त एक साल पहले रजिस्टर में असगर अली कंगनीवाला लिखवाया गया था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि सलीम का दाढ़ी वाला दोस्त ही असगर अली ऑफ कंगनीवाला होगा। अब सफदर ने बताया था कि सलीम का गोशी नामी कोई दोस्त कंगनीवाला में रहता था। गोशी कोई बाकायदा नाम नहीं था, हैन मुमकिन था कि असगर अली का निकनेम गोशी ही हो। मैंने मज़कूरा तस्वीर मेज़ की दराज में से निकाल कर सफदर की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो?
یہ تو سلیم ہے جناب، وہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی بول اٹھا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے، میں اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ گوشی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جس سے ملاقات کرنے تم کل زیبائش ملز گئے تھے، مگر وہ بخار کی وجہ سے کام پر نہیں گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہے گوشی؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صفدر، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اب جو بھی کہنا ہے یہ گوشی ہی کہے گا۔ کیا مطلب جی؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ تم نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا نا؟ میں نے صفدر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ زیبائش ملز لے کر جا رہا ہوں، جسے تم گوشی کہہ رہے ہو نا، اس کا اصل نام اصغر علی ہے۔ اچھا جی، اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ اس بندے سے مل چکے ہیں؟ ملا تو نہیں، لیکن ابھی ملنے جا رہا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور گوشی، میرا مطلب ہے کہ اصغر علی آج بھی کام پر نہ آیا ہوا ہو تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم زیبائش ملز سے سیدھے کنگنی والا اس کے گھر جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ وہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ہاں جی، اس نے بڑی شد و مت سے اس بات میں گردن ہلائی، یہ ٹھیک رہے گا۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ تصویر میں موجود داڑھی والا یہ بندہ اصغر علی یا گوشی ہوگا، لیکن یہ کوئی حتمی یا یقینی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ گوشی کوئی اور شخص ہو، اصغر علی کوئی اور، فوٹو والا سلیم کا دوست کوئی اور۔ ویسے ایک بات تھی کہ میں نے جتنے وثوق کے ساتھ صفدر کے سامنے اصغر علی اور گوشی کا ذکر کیا تھا، اس سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ گوشی ہی کا اصل نام اصغر علی ہوگا۔ اس کی سنجیدگی اور بے ساختگی کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سلیم کی گمشدگی میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا۔ اور یہ کہ اس کی پہلی خواہش یہی تھی کہ میں جلد از جلد سلیم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے بڑا بے تاب دکھائی دیتا تھا۔ انسان کے سوچنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ انسان اپنے دل میں کسی بھی نوعیت کی خواہش پال سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خواہش پوری بھی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ ان لمحات میں صفدر کی طرح میری بھی شدید خواہش تھی کہ میں پہلی فرصت میں سلیم تک رسائی حاصل کر لوں۔ یہ ایک میری اور صفدر ہی کی تمنا نہیں تھی، بلکہ ادھر وزیر آباد میں سلیم کے گھر والے بھی یہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں ان کے جوان جہان بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور میں دل ہی دل میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا تھا کہ سلیم جہاں بھی ہو، صحیح اور زندہ سلامت ہو۔ میرا تھانہ جی ٹی روڈ پر شیخوپورہ موڑ کے قریب واقع تھا۔ یہ جی ٹی روڈ لاہور سے راولپنڈی کی طرف جاتا تھا، بلکہ اب بھی جاتا ہے، اگرچہ آج کل جدید نوعیت کی سڑکیں یعنی کہ موٹر وے بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں، مگر جی ٹی روڈ جنرل ٹرنک روڈ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں نے شیخوپورہ موڑ کا ذکر کیا ہے، دراصل اس موڑ پر جی ٹی روڈ سے ایک سڑک نکل کر شیخوپورہ اور فیصل آباد کی طرف جاتی تھی۔ واضح رہے کہ شیخوپورہ اس زمانے میں قلعہ شیخوپورہ اور فیصل آباد لائل پور ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ہی نہیں، جگہوں کے نام اور مقام بھی بدل جاتے ہیں۔ میں اس وقت صفدر کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے سے زیبائش مل کی طرف جا رہا تھا۔ حوالدار یا کسی اور پولیس اہلکار کو میں نے ساتھ لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اس تفتیشی کارروائی کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ تھانے سے زیبائش مل لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف نوعیت کے کارخانے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف جاتے ہوئے زیبائش مل دائیں ہاتھ پر پڑتی تھی۔ ہم جلد ہی پہنچ گئے۔ زیبائش ملز ایک ٹیکسٹائل مل تھی جس کے اندر کپڑا بنانے والی مشینوں پاور لومز کی مخصوص کھٹاکھٹ گونج رہی تھی۔ میں فیکٹری کے دفتر میں داخل ہو گیا، جہاں فیکٹری کے منشی قادر خان نے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھ صفدر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس سلسلے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد قادر خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حکم کریں سرکار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس خدمت کرانے نہیں آیا خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس گوشی نام کا کوئی بندہ کام کرتا ہے جس کا گھر کنگنی والا میں ہے؟
मैं इस गोशी से चंद बातें करना चाहता हूँ। गोशी इस फैक्ट्री में काम तो करता है जनाब, वो मुझसे मुखातिब था, लेकिन इस दौरान में वो वक्फे वक्फे से सफदर को भी देखता जा रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस वक्त गोशी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। वो 2 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा, इसे बुखार ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो फिर इससे मिलने के लिए मुझे कंगनीवाला का रुख करना पड़ेगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं यहाँ से किसी को आपके साथ भेज देता हूँ। वैसे बात क्या है थानेदार साहब, आप किस सिलसिले में गोशी से मिलना चाहते हैं? मैंने इसके सवाल को सरेदस्त नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो तो आप किसी को मेरे साथ भेजेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक तस्दीक ज़रूरी है। मैंने कादिर खान के सवाल का जवाब न देकर इसकी तशवीश में इजाफा कर दिया था। वो बड़ी बेचैनी से बोला, कैसी तस्दीक थानेदार साहब? मैंने अपनी जेब में से तस्वीर महल की तैयार करता तस्वीर निकालकर मुंशी कादिर खान के सामने रख दी और गंभीर अंदाज में सवाल किया, क्या आप इन बंदों को जानते हैं? क्यों नहीं जनाब, वो तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बड़े वसूख से बोला, इनमें से दाढ़ी वाला तो गोशी है और दूसरा सलीम है। आप सलीम को किस हवाले से जानते हैं? मैंने पूछा। सफदर की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि सलीम ने कुछ अर्सा पहले ज़ेबाइश मिल में काम किया था, फिर इसे इस फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं यही हकीकत कादिर खान की ज़बान से भी सुनना चाहता था, इसीलिए सलीम के हवाले से मैंने इससे सवाल किया था। सलीम 1.5 साल पहले इसी फैक्ट्री में काम करता था, कादिर खान ने जवाब दिया। गोशी के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी, फिर सलीम को इस फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। मेरा ख्याल है कि इसे निकाला नहीं गया था, बल्कि इसने खुद काम छोड़ा था। मुंशी जुज़बुज़ होते हुए बोला, इसे इंडस्ट्रियल एरिया की किसी फैक्ट्री में ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई थी। यहाँ पर तज़ाद पैदा हो गया था। सलीम ने सफदर को और सफदर ने मुझे बताया था कि सलीम को ज़ेबाइश मिल से निकाला गया था, जबकि मुंशी कादिर खान का बयान था कि वो खुद छोड़ कर गया था। मैंने सरेदस्त इस मामले में उलझना मुनासिब न समझा और मुंशी से पूछा, कादिर खान, क्या गोशी का असल नाम असगर अली है? जी हाँ, बिल्कुल, इसका नाम असगर अली ही है, उसने जवाब दिया। फिर सफदर की तरफ देखते हुए चौंक कर बोला, तुम गोशी का पूछने कल भी इधर आए थे ना? मैंने तुम्हें फैक्ट्री में देखा था। गोया मुंशी काफ़ी देर से जो बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, वो इसके जहन में नुमायां हो गई थी। सफदर ने इसके सवाल के जवाब में सर को असबाती जुम्बिश दी तो वो शाकी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मैंने पूछा था कि आप गोशी से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? वो संजीदा लहजे में बोला, गोशी सलीम का गहरा दोस्त है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, और सलीम पिछले जुमे से गायब है। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की। ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात है, जभी तो मैं सलीम को तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इसे सलीम के ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया। उसने गहरी संजीदगी और तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, सलीम की गुमशुदगी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है थानेदार साहब। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ, वो आपको गोशी के घर तक पहुँचा देगा। मुमकिन है गोशी को सलीम के बारे में कोई ऐसी बात पता हो जिससे आपका काम आसान हो जाए। ये आपकी मेहरबानी होगी, मैंने सादा से लहजे में कहा, और ये भी बताएं कि क्या पिछले जुमे को सलीम गोशी से मिलने यहाँ आया था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो जब से इस फैक्ट्री की नौकरी छोड़ कर गया है, मैंने इसे नहीं देखा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मुमकिन है कि सलीम और गोशी फैक्ट्री के बाहर कहीं मिलते हों, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं खुद ही पता कर लूँगा। ये कहते हुए मैं खड़ा हो गया। थानेदार साहब, आपने तो किसी खिदमत का मौका ही नहीं दिया, मुंशी कादिर बड़ी अपनाइयत से बोला। अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो मैं आपके लिए मौलवी के खोखे से गर्मा गर्म खाना मंगवाता हूँ। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं कादिर खान, मैंने कहा, पहले काम और फिर ताम। मैं सलीम वाले मामले को निपटा दूँ, इसके बाद कभी आपके पास खाना खाने भी आ जाऊँगा। वादा करें। वो कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया था। उसके इखलास और अपनाइयत के पेश नज़र मैंने आइंदा उसके पास आने और खाना खाने का वादा कर लिया और फिर ज़ेबाइश मिल से निकल आया।
میں نے صبح خاصا تگڑا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کے کھانے یعنی لنچ میں ابھی کافی وقت تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قادر خان نے جب مولوی کے کھوکے کے کھانے کا ذکر کیا تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ مولوی کا کھوکا در حقیقت ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں کھانا، چائے، سگریٹ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء مثلاً کولڈ ڈرنکس، دودھ، دہی، لسی اور بسکٹ وغیرہ بھی بآسانی دستیاب تھے۔ مولوی صاحب جب زیادہ ترنگ میں ہوتے تو پکوڑے اور جلیبیاں وغیرہ بھی تیار کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹانگے میں بیٹھ کر کنگنی والا پہنچ گئے۔ گوشی کا گھر کنگنی والا کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ کنگنی والا کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان جی ٹی روڈ کی ٹریفک رواں دواں تھی۔ ٹانگا سڑک سے نیچے اترا اور ہمارے ساتھ آنے والے گائیڈ کی رہنمائی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے عقب میں واقع ایک گھر کے سامنے جا کے ٹھہر گیا۔ گائیڈ کے مطابق یہ گوشی کا گھر تھا۔ میں نے گائیڈ کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور گوشی کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے علاقوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ اگر یہاں پولیس کا ایک بندہ بھی کسی کو پوچھنے آ جائے تو ایک عجیب سی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جب تک دروازہ کھلتا گلی میں درجن بھر افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ دروازہ گوشی ہی نے کھولا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں گوشی کو یعنی اس کی تصویر کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازے پر آیا میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ میں پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ میں اور صفدر دونوں اس کے لیے اجنبی تھے، تاہم اس کے چونکنے کا سبب یقیناً میری وردی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ گوشی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ بخار اترا یا نہیں؟ میرے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں، لیکن وہ میری وردی کی وجہ سے خاصا بھدکا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز بھی کپکپائی ہوئی تھی۔ آپ؟ گوشی پتر، باہر کون ہے؟ گوشی کے عقب میں ایک نسوانی استفسار بلند ہوا۔ ظاہر ہے یہ اس کے گھر کی ہی کوئی عورت رہی ہوگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گوشی، میں نے اس کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانہ دار ملک صفدر حیات ہوں اور تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس سے پہلے کہ گوشی میری بات کے جواب میں کچھ کہتا وہ عورت سامنے آ گئی، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہائے ربا، پولیس؟ اس ادھیڑ عمر عورت نے گوشی کو گوشی پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ گوشی کی ماں ہوگی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان ماں بیٹے پر صورتحال واضح کی اور پھر کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں اور صفدر گھر کے اندر پہنچ گئے۔ گوشی کی ماں کا نام رضیہ بی بی معلوم ہوا۔ رضیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ گوشی کا باپ محمد حسین کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنانے والی ایک فیکٹری حجاز پاٹری میں کام کرتا تھا۔ حجاز پاٹری بھی جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھی۔ گوشی اپنے والدین کی اکلوتی زندہ اولاد تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بھائی بہن پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئے تھے اور گوشی کے بعد کوئی مزید پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصغر علی گوشی اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت تو اس وقت ٹھیک ہی لگ رہی ہے، پھر تم آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ میں تو جانا چاہ رہا تھا لیکن اماں نے جانے ہی نہیں دیا، اس نے بتایا۔ کہتی ہے کہ ایک دن اور آرام کر لو۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بخار تو اتر گیا ہے، بس کمزوری باقی ہے۔ گوشی، یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں سلیم کے سلسلے میں تم سے ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ امید ہے کہ تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ سلیم کو ہوا کیا ہے جی؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ابھی تک گوشی کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پچھلے جمعے کے روز سلیم نے دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کی اور اپنے گھر وزیر آباد روانہ ہو گیا۔ وہ گھر نہیں پہنچا اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ کیا؟ میرے انکشاف نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ जो हकीकत है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुजरानवाला में सलीम की सिर्फ 2 अफराद से गहरी दोस्ती थी। एक सफदर जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, उसके साथ ही मैंने सफदर की जानिब इशारा भी कर दिया, और दूसरे तुम हो। सफदर सलीम की गुमशुदगी के हवाले से कुछ नहीं जानता। देखना यह है कि तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो मंगनी कराने वजीराबाद जा रहा था, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला, और आप कह रहे हैं कि वो घर पहुँचा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, सलीम के घर वाले कह रहे हैं, मैंने वजाहत करने वाले अंदाज में कहा। वजीराबाद की पुलिस ने सलीम को वहाँ अच्छी तरह ढूंढ लिया है। इनका कहना है कि सलीम गुजरानवाला ही में कहीं गायब है। कल दोपहर से मैं सलीम की तलाश में घूम रहा हूँ और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद तुम तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम पुलिस के साथ पूरा ताउन करोगे और सलीम की तलाश के सिलसिले में मुझसे भरपूर ताउन करोगे। जनाब, सच्ची बात तो यह है कि मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे तो अभी आपसे पता चला है। तुम्हें यह तो मालूम है ना कि वो मंगनी कराने वजीराबाद जाने वाला था? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जी, ये बात तो सलीम ने खुद मुझे बताई थी, उसने जवाब दिया। सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैंने अपने सवालात में तेजी भरते हुए पूछा। पिछले जुमे की शाम को जनाब, गोशी ने बताया। पिछले जुमे की शाम को? मैंने इसी के अल्फाज दोहराए और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यानी जिस दिन वो फैक्ट्री से छुट्टी करके अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। जी जी, इसी दिन, वो जल्दी से बोला। सलीम ने मुझे बताया था कि वो अपने घर जा रहा है। क्या सलीम तुमसे मिलने आया था या तुम उसके पास गए थे? मैंने पूछा। मैं पिछले जुमे को होने वाली तुम्हारी और सलीम की आखिरी मुलाकात के बारे में पूछ रहा हूँ। वो मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। मैंने ज़ेबाइश मिल्स के मुंशी कादिर खान के बयान को चेक करने की कद से पूछ लिया। क्या तुम लोगों ने ये मुलाकात फैक्ट्री के अंदर की थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया। हम मौलवी के खोखे पर बैठे थे, चाय पी थी और गपशप की थी। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मुझे पता चला है कि सलीम पहले ज़ेबाइश मिल्स ही में काम करता था और इसी दौरान में तुम्हारी दोस्ती हुई थी। फिर 1.5 साल पहले वो सनती इलाके वाली स्टार टेक्सटाइल मिल्स में चला गया था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ज़ेबाइश मिल्स छोड़ने के बाद भी तुम दोनों में मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहा था। ये बात मैंने अपने तौर पर कही थी। कभी वो यहाँ आ जाता था और कभी तुम वहाँ चले जाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरी बात की तायीद करते हुए बोला। ज़्यादातर वही मुझसे मिलने आया करता था, कभी कभार मैं भी उसकी तरफ चला जाता था। एक बात सच सच बताओगे कोशी? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। सलीम ने ज़ेबाइश मिल्स वाली नौकरी खुद छोड़ी थी या उसे फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया था? फैक्ट्री वालों ने उसे जवाब दिया था, गोशी ने बड़े एतमाद के साथ बताया। कादिर खान के बयान के मुताबिक सलीम ने अपनी मर्जी से फैक्ट्री छोड़ी थी, लेकिन गोशी कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में गोशी से पूछा, ज़ेबाइश मिल्स वालों ने सलीम को किन वजूहात की बिना पर फैक्ट्री से निकाला था? मिल में धागे की चोरी का एक वाक़या पेश आया था, गोशी ने बताया, और शक सलीम पर था। जब उसने चोरी का इकरार नहीं किया तो इसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया था। तुम क्या समझते हो? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। क्या सलीम वाकई धागे की चोरी में मुलविस था? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े पसूक के साथ बोला। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ, सलीम चोर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो सलीम से दुश्मनी रखता है? मैंने कुरैत का सिलसिला जारी रखते हुए कहा। और इस शख्स ने किसी गहरी साजिश के तहत सलीम को फंसाने और फैक्ट्री से निकलवाने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं भी इसी अंदाज में सोचता हूँ, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं ऐसे किसी शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता। कादिर खान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मायना खेज लहजे में पूछा। वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, मैं तुम्हारे मुंशी कादिर खान की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। क्या वो बंदा सलीम को फैक्ट्री से निकलवाने की साजिश में मुलविस हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला।
कादिर खान की सलीम से दुश्मनी की कोई वजह नजर नहीं आती। फिर कादिर खान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तेज आवाज में कहा। कैसा झूठ जनाब? गोशी की हैरत उलझन में तब्दील हो गई। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में गोशी को बताया कि कादिर खान के मुताबिक सलीम खुद अपनी मर्जी से काम छोड़कर गया था, जबकि हकीकत यह है कि इसे चोरी के इल्ज़ाम में फैक्ट्री से बरतरफ किया गया था। गोशी ने बड़े इन्माक से मेरी बात सुनी और इससे पहले कि वो इस पर कोई तबसरा करता, रज़िया बीबी एक ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई और इसने वो ट्रे हमारे दरमियान एक छोटी मेज़ पर रख दी। मज़कूरा ट्रे के अंदर 3 प्याली चाय और उबले हुए अंडों से भरी हुई एक प्लेट रखी थी और साथ ही काली मिर्च और नमक भी नजर आ रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है थानेदार साहब, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म अंडे भी खाएं। वो हमें बैठक में छोड़कर अचानक घर के अंदर गायब हो गई थी। अब इसके क़य्याम का मकसद समझ आ चुका था। वो इस दौरान में चाय के साथ साथ अंडों की तैयारी में भी लगी हुई थी। रज़िया बीबी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, तुमने खामखा ज़हमत की है। लो जी, इसमें ज़हमत वाली क्या बात है? वो तिनक कर बोली, इतनी सर्दी में आप हमारे घर आए हैं तो ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी खातिरदारी की जाए। वो यकलख खामोश हुई और फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, सब खैरियत तो है ना? अम्मा सलीम गुम हो गया है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही गोशी बोल उठा। हैं? रज़िया ने आंखें घुमाई। कहाँ गुम हो गया है? अभी तो इसने शादी भी करनी है। इसकी तो मंगनी भी नहीं हो सकी अम्मा, गोशी ने मज़ीद बताया। शादी तो बहुत आगे की बात है। थानेदार साहब इसी सिलसिले में इसको ढूंढते हुए इधर आए हैं। बता रहे हैं कि वो घर भी नहीं पहुंचा। शादी और मंगनी तो रह गई हैं एक तरफ, घर नहीं पहुंचा। रज़िया ने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा। मगर यहाँ से तो वो ठीक ठाक गया था पिछले जुमे को। रज़िया की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, रज़िया बीबी, वो कहाँ से ठीक ठाक गया था? यहाँ, हमारे घर से जी, वो सादगी से बोली। पिछले जुमे को वो गोशी के साथ इधर आया था और उसने बताया था कि वो मंगनी कराने वसीराबाद जा रहा है। मैंने सवालिया नज़र से गोशी की जानिब देखा। गोशी, मैंने कड़े लहजे में से मुखातिब करते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे कि पिछले जुमे को मौलवी के खोखे पर सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला थानेदार साहब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। हमने मौलवी के खोखे पर बैठकर ही गपशप की थी, फिर वो मेरे साथ घर आ गया था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे गोशी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं इससे कोई सवाल करता, रज़िया बीबी बोल उठी, थानेदार जी, मेरे गोशी और सलीम में बड़ी गहरी दोस्ती है। वो जब भी इससे मिलने आता है तो हमारे घर का इधर चक्कर ज़रूर लगाता है। इसकी आवाज़ एकदम बोझल हो गई। फिर अफसरदा लहजे में कहा, पर ये जो आपने इसकी गुमशुदगी वाली बात की है ना, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने कभी गोशी और सलीम में फ़र्क नहीं किया था जी, वो भी मेरे लिए बेटा ही था। रज़िया बीबी के एहसासात और जज्बात सलीम से इसकी गहरी उनसियत को जाहिर करते थे। इसकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी नहीं हुई कि सलीम अक्सर और पेशतर इनके घर आता रहता था, मगर इसके साथ साथ मैं बड़ी बारीक बीनी से गोशी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। मुझे महसूस हुआ उसने सलीम के यहाँ आने वाली बात दानिस्ता मुझसे छुपाई थी और जब इसकी माँ ने इसी बात का जिक्र किया तो वो मुस्तरिब दिखाई देने लगा था। इसका रवैया शकूक व शुबहात में मुब्तला करने वाला था। मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया और रज़िया बीवी से कहा, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं सलीम को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, वो दुआइया अंदाज में छत की तरफ देखते हुए बोली। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, उसने जल्दी से इजाफा किया, जनाब, चाय और अंडे पड़े पड़े ठंडे हो रहे हैं, आप इनसे निपटें। इसके कुछ देर बाद बोलकर अंदर चली गई। मैंने गोशी के अंदाज में जो पुरस्कारियत देखी थी वो इस बात की मुतकाजी थी कि मैं गोशी से तन्हाई में चंद बातें करूं, और ये इसी वक्त मुमकिन था जब बैठक में रज़िया और सफदर मौजूद न हों। रज़िया तो खुद ही चली गई थी। मैंने सफदर की तरफ देखते हुए कहा, सफदर, ज़रा बाहर घूम फिर कर मेला देखो, या चाहो तो तुम जाकर टांगे में बैठ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से फारिग होकर बाहर आ रहा हूँ।
सफदर खामोशी से उठा और बेचुओं चरा बैठक से निकल गया। गोशी मेरी इस कार्रवाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब हम दोनों के सिवा बैठक में कोई भी मौजूद ना रहा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, गोशी, अब तो तुम मुतमईन हो ना? जज जी, वो उलझन ज़दा सेमी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। क्या मतलब है आपका थानेदार साहब? मतलब तुम अच्छी तरह समझ गए हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि मैं अब जो भी सवाल करूं उसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसे घूरा और फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। आप डराने वाली बातें क्यों कर रहे हैं थानेदार साहब? वो आजिज़ी भरे अंदाज में बोला। मैंने कुछ नहीं किया जनाब। मैंने अभी तक आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। जब तुमने कुछ नहीं किया और मुझसे कुछ झूठ भी नहीं बोला तो फिर इस कदर डर क्यों रहे हो? मैंने बदस्तूर इसे तेज नज़र से घूरते हुए पूछा। और ये शक वाली बात तुमने क्या कर दी? मैं किसी बात के लिए तुम पर क्या शक कर रहा हूँ? वो जी, मुझे ऐसा लगा था जैसे आप सलीम की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। वो अटक अटक कर बोला। तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आखिरी मर्तबा इसे जिंदा और सही सलामत देखा था। इसके साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं। तुमने आखिरी बार सलीम को जुमे की शाम देखा था। मैंने इसे अपने जाल में लाते हुए कहा। पहले तुम लोगों ने मौलवी के खोखे पर बैठकर गपशप की थी, फिर वो तुम्हारे साथ घर आ गया था और वो इससे पहले भी यहाँ आता रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तायदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला। फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। ये तो तुम्हारी माँ की ज़बानी पता चला कि वो पिछले जुमे की शाम तुम्हारे घर भी आया था। मम, मैं सलीम वाले मामले को खोलना नहीं चाहता था। वो डरे सहमे लहजे में बोला। सलीम वाले मामले को? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा कौन सा मामला था उसका? अगर ये बात आप अपने तक रखें तो मैं बताता हूँ, वो मोहतात लहजे में बोला। मैंने उसकी ज़बान खुलवाने की कस से नहायत ही दोस्ताना अंदाज में कहा, ठीक है, जो कुछ तुम मुझे बताओगे मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा। समझ लो कि ये बात किसी अहम राज की तरह हम दोनों के बीच रहेगी। उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात नमूदार हुए जैसे वो कोई सनसनीखेज इंकिशाफ करने जा रहा हो। मैंने इसका हौसला बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, तुम हर फिक्र से बेनियाज होकर मुझसे हर किस्म की बात कर सकते हो। आप अम्मा को भी नहीं बताएंगे ना? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बिल्कुल नहीं। बात दरअसल ये है जनाब के, वो बड़ी एहतियात के साथ धीरे धीरे खुलने लगा, सलीम कंगनावाली की एक लड़की से मोहब्बत करता था। अब आया था कहानी में एक जज्बाती और वलवला अंगेज मोड़। मेरे रगोपे में एक नई तवानाई सरायत कर गई। मैंने इसे टटोलने वाली नज़र से देखा और आवाज़ दबाकर कहा, गोशी, सलीम किस लड़की से मोहब्बत करता था? चंदा से, उसने बताया। कौन चंदा? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। चंदा का असल नाम खालदा है जी, गोशी ने जवाब दिया। वो इधर कंगनीवाला ही में रहती है। तो सलीम जब भी कंगनीवाला आता था वो चंदा ही के चक्कर में आता था? जी हाँ, यही बात है। उसने इस बात में सर हिलाया। हम तो कंगनीवाला से बाहर भी मिल सकते थे, इसके लिए सलीम का यहाँ आना ज़रूरी नहीं था। तो क्या पिछले जुमे की शाम भी सलीम चंदा से मुलाकात करने कंगनीवाला आया था? जी हाँ, आखिरी मुलाकात करने, उसने पजमुर्दा लहजे में बताया। आखिरी मुलाकात? मैंने शक-ज़दा नज़र से इसकी तरफ देखा। कहीं तुम ये तो नहीं बताना चाह रहे हो कि सलीम की मोहब्बत के जवाब में चंदा इससे प्यार नहीं करती थी? इसकी तरफ से मायूस होने के बाद सलीम ने अपनी ताया की लड़की जरीना से शादी का फैसला कर लिया था और यही बात बताने के लिए वो आखिरी दफ़ा चंदा से मिलने आया था। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, उसने मेरे अंदाजे की नफ़ी करते हुए कहा। जितनी शिद्दत से सलीम चंदा को चाहता था, चंदा के दिल में भी सलीम की उतनी ही चाहत थी। और वो फिर, मैं इसकी बात काटते हुए बोला, जब वो दोनों एक दूसरे से इस दर्जे की मोहब्बत करते थे तो फिर सलीम ने अपनी तायाजाद से मंगनी का फैसला क्यों किया था? इसकी वजह चंदा की माँ बिल्किस है जनाब।
चंदा की माँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैंने घूर कर उसे देखा। बिल्किस सलीम को पसंद नहीं करती थी और ये बात उसने काफ़ी अरसे के बाद बताई थी। गोशी वजाहत करते हुए बोला, इसीलिए सलीम ने चंदा की तरफ से मायूस हो जाने के बाद अपनी ताया सास से शादी करने का फैसला कर लिया था और पिछले जुमे को वो यही बात बताने बिल्किस के पास गया था। इसके बाद सलीम के साथ क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं तो यही समझ रहा था कि वो वापस चला गया होगा, उसकी मंगनी हो गई होगी और वो किसी वक्त भी मुझसे मिलने यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसके बदले आप आए हो और वो भी सलीम की गुमशुदगी की खबर के साथ। ये तो मैं पता कर लूँगा कि बिल्किस के घर में सलीम के साथ क्या वाक़या पेश आया होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है गोशी। मेरी कौन सी बात आपको उलझा रही है थानेदार साहब? वो सवाली अंदाज में मुझे तकने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया है कि चंदा की माँ बिल्किस सलीम को पसंद नहीं करती थी और ये बात उसने काफ़ी अरसे के बाद बताई थी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? जनाब, ज़ेबा इश्मिल में सलीम से मेरी दोस्ती हुई थी, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर जब वो मेरे साथ कंगनी वाला आने लगा तो यहाँ चंदा से उसका ताल्लुक़ कायम हो गया। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और सलीम ने चंदा के घर जाना शुरू कर दिया। चंदा के घर जाना शुरू कर दिया? मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या बिल्किस को इस बात पर एतराज़ नहीं हुआ? यही तो सारा मसला है जनाब, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। चंदा का बाप नहीं है। कुछ अर्सा पहले उसके बाप नज़ीर हुसैन का इंतकाल हो गया था। ये 3 साल पहले की बात है। इसके बाद चंदा और बिल्किस ही घर की 2 फर्द हैं। जब सलीम का चंदा के साथ नया नया सिलसिला शुरू हुआ तो बिल्किस को इनकी मोहब्बत पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए सलीम इनके घर भी चला जाता था। इस दौरान में सलीम ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दोनों माँ बेटी पर खर्च किया, लेकिन फिर अचानक चंदा की माँ ने आंखें फेर लीं और ये ऐलान कर दिया कि वो सलीम को सख्त नापसंद करती है, लिहाजा वो चंदा का ख्याल दिल से निकाल दे और कभी इधर का रुख न करे। इस इतनी बड़ी तब्दीली का कोई तो सबब होगा गोशी, मैंने इसरारी अंदाज में कहा, और मुझे यकीन है कि वो सबब तुम्हें मालूम होगा। मैंने गोशी से ये बात एक ख़ास सोच के तहत कही थी। गोशी ने मुझे बिल्किस के बारे में जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में मेरे जहन में बिल्किस की शख्सियत का एक मखसूस खाका सा बन गया था। इस किस्म की एकाध औरत हर महल्ले में मौजूद होती है जो अपनी बेटी के ज़रिए मुख्तलिफ नौजवानों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे माल बटोर रही होती है। यानी कि एक वक्त में एक नौजवान जब देखा कि नौजवान की मोहब्बत उरूज तक पहुंच चुकी है और वह अब शादी के लिए बेचैन हो रहा है तो इसे दूध की मक्खी के मानंद बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है और किसी दूसरे नौजवान को उल्लू बनाने का अमल शुरू हो जाता है। मुझे यकीन था कि सलीम के मामले में भी यही हुआ होगा, लेकिन गोशी के जवाब ने मेरे अंदाजे की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, वो सबब मुझे मालूम है, वो बड़े एतमाद के साथ बोला, और इस सबब का नाम है फजल करीम। फजल करीम? मैंने इसी के अल्फाज को चबा चबा कर अदा किया। क्या ये भी सलीम की तरह का कोई आशिक मिजाज जवान है जिसे चंदा से अफलातूनी किस्म की मोहब्बत हो गई है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, ये कोई दूसरा ही चक्कर है। दूसरा चक्कर? मैंने तशवीश भरी नज़र से गोशी की तरफ देखा। ये तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो? फजल करीम एक पक्की उम्र का बंदा है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इसका बिल्किस के घर में आना जाना है। चंदा इसे चाचा जी कहती है। ये सारी गड़बड़ इसी की वजह से हुई है। इसी के कहने पर बिल्किस ने सलीम की तरफ से रुख फेरा था। क्या फजल करीम नामी ये बंदा इन लोगों का रिश्तेदार नहीं? मैंने पूछा। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, ये तो किसी और इलाके का रहने वाला है। खुद को बिल्किस के घर वाले मरहूम नज़ीर हुसैन का दोस्त बताता है। मुझे तो इस फजल करीम पर शक है जनाब। किस किस्म का शक? मैंने पूछा। ज़रा खुलकर बताओ गोशी। मुझे लगता है कि चंदा पर इसकी बुरी नज़र है, वो ड्रामाई अंदाज में बोला, इसीलिए उसने सलीम का रास्ता काटने के लिए बिल्किस के कान भरे हैं। मैंने मायनेखेज अंदाज में हुंकारा भरा। इसका मतलब है कि सबको बारी बारी चेक करना पड़ेगा।
आपका जो दिल चाहे करें जी, वो मुहतात आवाज़ में बोला, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मुझे यहीं कंगनीवाला में रहना है। फजल करीम कोई अच्छा आदमी नहीं, वो मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मेरी तफ्तीशी कार्रवाई से तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अब ज़रा ये बता दो कि फजल करीम का ताल्लुक किस इलाके से है। मुझे जहाँ तक पता है वो खयाली का रहने वाला है, उसने बताया। खयाली कंगनीवाला से जुनूब मगरिब में वाक़े एक गांव था और कंगनीवाला से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैंने पूछा, क्या ये फजल करीम रोज़ाना बिल्किस के घर आता है? तकरीबन रोज़ाना, उसने उस बात में गर्दन हिला दी। अमूमन वो किस वक्त बिल्किस के घर आता है? मैंने ज़्यादातर इसे शाम में या रात में आते देखा है, उसने बताया। वो रात को देर से वापस जाता है। ज़रा सोचकर बताओ, पिछले जुमे को फजल करीम बिल्किस के घर आया था? मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारा दोस्त सलीम अपनी महबूबा चंदा से आखिरी मुलाकात करने आया था। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो साफगोई का मुजाहरा करते हुए बोला। इस दिन सलीम मेरे साथ ही घर आया था। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद वो चंदा की तरफ चला गया था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए घर से बाहर नहीं निकला और रात का खाना खाने के बाद जल्दी सो गया था। क्या सलीम चंदा के घर से वापसी पर तुमसे मिलकर गया था? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। वो जाते हुए मुझसे कह गया था कि वापसी पर वो सीधा शरीफपुरा वाले घर जाएगा और अगले दिन यानी हफ्ते की सुबह वो वजीराबाद रवाना हो जाएगा। ये बिल्किस और चंदा कंगनीवाला में किस तरफ रहती हैं? मैंने गोशी से आखिरी सवाल किया। आटे वाली चक्की के पास, उसने जवाब दिया। चंदा का बाप नज़ीर हुसैन इस चक्की का मालिक था। जब तक वो जिंदा रहा ये चक्की चलाता रहा। उसने अपनी मदद के लिए एक मुलाजिम भी रखा हुआ था। अब बिल्किस ने नज़ीर हुसैन की मौत के बाद अपनी मदद के लिए एक मुलाजिम भी रखा हुआ है। नज़ीर हुसैन की मौत के बाद कुछ अरसे तक चक्की बंद रही, फिर बिल्किस ने इसी मुलाजिम के ज़रिए चक्की का काम दोबारा शुरू करा दिया। मुलाजिम के पास इस काम का तजुर्बा था। उसने अपनी मदद के लिए एक और मुलाजिम रखा हुआ है। चक्की की आमदनी में से आधा बिल्किस को मिलता है और आधा वो शख्स ले जाता है जो किसी ज़माने में नज़ीर हुसैन का मुलाजिम हुआ करता था। अब उसकी हैसियत ठेकेदार की सी है। इधर गोशी की बात खत्म हुई, उधर उसकी माँ बैठक में दाखिल हुई। वो गाजर का हलवा बनाकर लेकर आई थी। थानेदार जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लेकर आई हूँ। फिर वो अचानक बोलते बोलते रुकी और कहने लगी कि वो लड़का कहाँ गया जो आपके साथ आया था। उसका इशारा सफदर की जानिब था। मैंने खड़े होते हुए कहा, वो बाहर जा चुका है और मैं भी अब जा रहा हूँ। वो इसरार करती रह गई कि मैं थोड़ा बहुत तो खाकर जाऊँ, मगर गोशी की ज़बानी जितनी सनसनीखेज मालूमात मुझ तक पहुंची थीं, उसने मुझे अंदर और बाहर से बेचैन कर रखा था। मैं पहली फुर्सत में बिल्किस का इंटरव्यू करना चाहता था, लिहाजा गोशी के घर में मज़ीद रुकना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होता। चुनांचे मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ रज़िया बीबी की पेशकश को मुस्तरद किया और उसके घर से बाहर निकल आया। इस वक्त शाम हो रही थी जब मैं बिल्किस के दरवाजे पर पहुंचा। मौसम सरमा में, खुसूसन जनवरी के महीने में 5 बजे तक सूरज ग़ुरूब हो जाता था। यूं समझें कि 4 बजे के बाद शाम का सा समा ही होता था। मैंने सफदर को टांगे ही में बैठा छोड़ दिया था। हमारा टांगा चक्की से थोड़े फासले पर खड़ा था। रज़िया बीबी की गर्मा गर्म हलवे वाली पेशकश को ठुकराने का मुझे अफसोस तो हुआ था, पर मेरे इनकार से यकीनन इसका दिल भी टूटा होगा, मगर मैं मजबूर था। फ़र्ज़ की राह में मैं किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने देता था। गोशी के घर से निकलते वक्त मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में सफदर से कह दिया था कि इसका काम ख़त्म हो चुका, वो चाहे तो वापस घर जा सकता है, लेकिन उसने मेरे साथ ही रहने को तरजीह दी थी। इसकी 2 बुनियादी वजह थीं। एक तो ये कि वो सलीम का सच्चा दोस्त था, इसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द दस्तयाब हो जाए। दूसरे, उसे इस तफ्तीशी कार्रवाई से मज़ा आने लगा था। सनसनीखेज दिलचस्पी उसकी आंखों और चेहरे से जाहिर हो रही थी। मेरी दस्तक के जवाब में एक औरत ने दरवाज़ा खोला। अगलब इम्कान यही था कि वो चंदा की माँ बिल्किस होगी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान नजर आती थी, ताहम उसने खुद को खासा संभाल कर रखा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने जल्दी से कहा, क्या तुम बिल्किस हो, मरहूम नज़ीर हुसैन की बीवी? जी हाँ,
उसने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर उलझन ज़दा लहजे में पूछा, आप कौन हैं और मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस को हमारा दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इस दौरान में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से आइंदा का लाहे अमल तैयार कर चुका था। गोशी ने बिल्किस के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की थीं, इनके मुताबिक वो एक शातिर औरत थी, लिहाजा इसे शिकस्त देने के लिए कोई गहरी चाल चलने की ज़रूरत थी और मैं इन लम्हात में ऐसे ही तर्ज अमल का फैसला कर चुका था। मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे दरवाजे तक आने का ये मकसद नहीं कि तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक खतरनाक कातिल से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। खतरनाक कातिल? उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, इसे पूरी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और ये बातें गली में खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठकर? जी, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी, आप अंदर आ जाएं थानेदार साहब। 1 मिनट के बाद मैं बिल्किस की बैठक में उसके सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। इस तरह लहजे में उसने इस्तफसार किया, आप किस कातिल की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, इस खतरनाक मुजरिम का नाम हाशू खान है। वो किराए का कातिल है और किसी की भी जान लेने में एक लम्हे को नहीं हिचकिचाता। लेकिन वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, हमने हाशू खान का क्या बिगाड़ा है? वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं तो किसी हाशू खान को जानती भी नहीं। हाशू खान भी तुम्हें नहीं पहचानता, मैंने उसके खौफ में इजाफा करते हुए कहा। वो किराए का कातिल है। जिस शख्स ने हाशू खान को यहाँ भेजा है, वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी चंदा को अच्छी तरह जानता है। कौन है वो शख्स? वो सरासीमा आवाज़ में बोली, इसका नाम जमशेद है। मैंने अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जमशेद को भी नहीं जानती होंगी। ये जमशेद सलीम का बहुत गहरा दोस्त है। सलीम? सलीम का नाम सुनकर बिल्किस को एक झटका सा लगा था। उसके चेहरे पर जर्दी खंडसी गई थी। मम, मैं किसी सलीम को नहीं जानती। हमारा किसी सलीम से कोई वास्ता नहीं। आप गलत जगह पर आ गए हैं थानेदार साहब। बिल्किस की घबराहट को देखकर मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो सलीम की गुमशुदगी के राज से वाकिफ थी। मैंने इसे मज़ीद डराकर सच उगलवाने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्किस बीबी, मेरी सारी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में गुजरी है, लिहाजा ये तो सोचना भी नहीं कि मैं गलत दरवाजे पर आ गया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। सलीम ने अपने दोस्त जमशेद को अपने और तुम्हारी बेटी चंदा से ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता रखा था। जमशेद ये भी जानता है कि पिछले जुमे की शाम सलीम तुम्हारे घर आया था और इसके बाद से ही वो गायब है। जमशेद को यकीन है कि तुम लोगों ने ही सलीम को गुम किया है। जमशेद बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने अपने एक जानने वाले जुर्म पेशा शख्स हाशू खान को तुम्हें कत्ल करने के लिए रवाना कर दिया है। ये तो अच्छा हुआ, मुझे अपने ज़राए से पता चल गया और कातिल हाशू खान से पहले मैं यहाँ आ गया हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तुम माँ बेटी का सच्चा खैर खा हूँ। मेरी मौजूदगी में कोई बड़े से बड़ा और ख़तरनाक से ख़तरनाक मुजरिम भी तुम लोगों का बाल बीका नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? तुम मुझे ठीक ठीक बता दो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पिछले जुमे की शाम इस घर में सलीम के साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं किसी सलीम को जानती ही नहीं। बिल्किस की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और खुले हुए दरवाजे में से एक खूबसूरत और जवान लड़की अंदर दाखिल हुई। वह बिल्किस से गहरी मुशाबहत रखती थी। मुझे ये समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो बिल्किस की बेटी चंदा थी। अम्मी, थानेदार जी को सब कुछ सच सच बता दो, चंदा ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मेरी ज़बान खुल जाएगी। तफ्तीशी एतबार से सूरत हाल में अचानक एक खुशगवार तब्दीली आ गई थी। चंदा के अंदाज से यही जाहिर होता था कि वो दरवाजे से लगी मेरी और बिल्किस की गुफ्तगू सुन रही थी और उसके तेवर बता रहे थे कि उसके सीने में कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। क्या तुम चंदा ही हो? मैंने इस दिलकश लड़की की तरफ देखते हुए सवाल किया। जी थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। बेटी तुम मुझे बताओ, हकीकत क्या है?
मैंने शफकत भरे लहजे में कहा, अगर तुम लोगों का कोई कसूर नहीं तो मैं तुम्हें हर मुसीबत और आफत से बचाऊंगा। चंदा के जब्त के सारे बंधन खुल गए। बिल्किस के नाना करने के बावजूद भी उसने मुझे पिछले जुमे को इस घर में पेश आने वाले वाक़ये से तफसीलन आगाह कर दिया। मैं यहाँ इसके बयान का खुलासा पेश करता हूँ। चंदा को सलीम से सच्ची मोहब्बत थी और वह इससे शादी करना चाहती थी, मगर इसका नाम नेहाद चाचा फजल करीम भी इस पर दांत तेज कर रहा था। बिल्किस की पता नहीं कौन सी कमजोरी फजल करीम के हाथ में थी कि वो बेचुओं चरा फजल करीम की बात मान लेती थी। फजल करीम ही के ईमा पर उसने सलीम को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन सलीम भी अपनी जिद का पक्का था। पिछले जुमे की शाम वो बिल्किस से ये कहने आया था कि वो अगर अब भी इसकी और चंदा की शादी के लिए राजी हो जाए तो वो अपनी मंगनी का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा, जो कि सरासर उसके घर वालों की ख्वाहिश पर हो रही थी। सलीम तो सिर्फ और सिर्फ चंदा ही से शादी करना चाहता था। सलीम और बिल्किस के दरमियान बहस तकरार जारी थी कि फजल करीम आ गया। सलीम को चंदा की ज़बानी फजल करीम के अज़ाइम की खबर हो चुकी थी और वो इस शख्स से नफरत करने लगा था। फजल करीम भी सलीम को सख्त नापसंद करता था। इस मौके पर सलीम और फजल करीम में भी अच्छी खासी तल्ख कलामी हो गई। थोड़ी देर के बाद सलीम गुस्से से उठा और घर से निकल गया। इसके पीछे फजल करीम भी ये कहते हुए रुखसत हो गया, बिल्किस, इस खर दिमाग पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ चंदा को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फजल करीम की बदकिस्मती कि अभी मैं बिल्किस के घर में मौजूद था कि वो भी वहाँ आ गया। लोहा गर्म था। मैंने कड़े अंदाज में जब फजल करीम से सलीम के बारे में पूछगछ की तो वो उल्टा मुझे धमकाने की कोशिश करने लगा। नतीजे के तौर पर मैं ज़बरदस्ती उसे अपने साथ थाने ले आया। हालात व वाक़यात की रोशनी में सलीम की गुमशुदगी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फजल करीम ही नजर आता था। मैंने इसे हवलदार नबी बख्श के हवाले करते हुए ये ताकीद भी कर दी कि सबसे पहले इस बंदे की ज़बान खुल जाना चाहिए। अगली सुबह हवलदार ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि फजल करीम बंदे दा पुत्र बन गया है और वो हल्फिया बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार है। बयान रिकॉर्ड कराने से मुराद बयान कलमबंद करना है। मैंने इसका इकरार जुर्म कलमबंद कर लिया। वाक़यात के मुताबिक पिछले जुमे की रात फजल करीम ने सलीम का ताक़ुब किया था और एक वीरान मकाम पर घेर कर उसे कत्ल कर डाला था। फिर इसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया ताकि किसी की इस पर नज़र न पड़े। ये नाला जीटी रोड के मुतवाज़ी चलता था। अगले रोज़ मैंने कोशिश करके सलीम की लाश को ढूंढ निकाला। गंदे नाले के अंदर पानी का बहाव बहुत सुस्त रफ्तार था, लिहाजा लाश को जहाँ फेंका गया था वो उधर ही पड़ी थी। जब ख्याली वालों को पता चला कि फजल करीम ने कंगनीवाला में कौन सा कारनामा अंजाम दिया है तो इन्हें यकीन ही न आया। फजल करीम अपने इलाके में बड़ा नेक नाम था। इंसान को नेक नाम से ज़्यादा नेक काम होना चाहिए, क्योंकि नाम से ज़्यादा इंसान का अमल अहम होता है। बहादुर अली नाम रख लेने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। नाम की अपनी अहमियत है, मगर अमल और फ़ेल की बराबरी मुमकिन नहीं। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। नाम को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन आमाल और अफ़ाल तो अपनी ज़बान से बोलते हैं।